तो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। देखो आज हमको यहाँ पर कंसाइनमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, जो जिन लोग का रेगुलर क्लास है, जिनका एक्स्ट्रा क्लास है ये, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास फ्राइडे और ट्यूसडे फिलहाल रखा है मैंने, तो ये कंसाइनमेंट चलेगा उस क्लास में। तो ये देखो कंसाइनमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट जो है ये एक्चुअली एक स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंडर आता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शन। कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट बिजनेस करने का एक मतलब तरीका है। जैसे मान लो क्या होता है, अगर हम लोग अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट हर जगह बिके, ठीक है। अब हर जगह बेचना पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? जैसे देखो, मतलब अलग अलग स्टेट तो छोड़ो, अगर मान लो किसी का जो भी शॉप वगैरह है, जो भी चीज होगा, ठीक है, जो भी बेचते हैं उनका, मान लो अगर एक कोई भी एक शॉप अगर कोलकाता में है, या फिर छोड़ो, अगर जैसे मान लो अगर केशवपुर में ही है, ठीक है, जैसे कि हम केशवपुर में, तो मान लो केशवपुर में है, तो फिर दूसरा मान लो किसी और जगह, जैसे मान लो बांगूर या फिर कोई और जगह पे, जैसे लेक टाउन हो गया, ठीक है, या दमदम हो गया, वहां पर एक स्टोर खोलना आसान बात नहीं, क्योंकि हर जगह पे स्टोर ओपन करने से हमारा खर्चा इनकट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना प्रोडक्ट हर जगह बेचें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे देखो, ये ऑनलाइन में आजकल जो होता है ना, जैसे ये फ्लिपकार्ट क्या है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन, ये सब क्या है, ये हर एक सेलर को एक मीडियम दे रहा है अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे बेचने के लिए। जैसे मान लो कोई भी कंपनी का तुम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, तो वो क्या होता है, फ्लिपकार्ट के थ्रू से तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो, या फिर अमेजन के थ्रू से, मिंत्रा के थ्रू से, और वो तुम लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सेलर अपना सेल जो है, सेल का एक्सपोजर उसे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। और उसके बदले ये सब कंपनी क्या लेती है पता है? ये जो मतलब इनको क्या देना पड़ता है, इनके साथ एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बिजनेस एग्रीमेंट होता है, कमीशन वगैरह मिलता है। तो उसी तरह से अगर हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बट हम लोग हर जगह पे स्टोर ओपन करके अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो हमारे पास एक दूसरा वे है, क्या है? थ्रू एजेंट, ठीक है। हम लोग अपना बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं? थ्रू एजेंट। एजेंट, थ्रू एजेंट का मतलब हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम लोग अपना प्रोडक्ट किसी एजेंट को, जो कमीशन के लिए काम करता है, उनके थ्रू से बिकवा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप मान लो वेस्ट बंगाल में है, हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी मेरा वही इलेक्ट्रॉनिक शॉप चले, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम दिल्ली में जाके दुकान मतलब शॉप ओपन करें, ठीक है, उतना खर्च हम करना नहीं चाहते। तो मान लो अगर मेरा कोई मतलब नोन कोई सेलर है, ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं कि मान लो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, ठीक है, लेकिन हम लैपटॉप बेचते हैं, वो मोबाइल बेचता है, तो मैंने उसे बोल दिया कि आप मेरा लैपटॉप भी अपने शॉप में रखो और बेचो, और बेचने पे जो मतलब आप जो भी बेच दोगे उस पे हम आपको कमीशन दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो मेरे लिए एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं बिना शॉप ओपन किए, ठीक है, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व हो गया। देखो, एक जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, मुझे मेरा लैपटॉप कहाँ बेचना है, दिल्ली में बेचना है, ठीक है, तो दो पार्टी इन्वॉल्व हो गया। अब मान लो पहले पार्टी को हम लोग बोलेंगे कंसाइनर। पहला पार्टी यानी पहला पार्टी कुछ नहीं, जैसे मान लो कि जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, ठीक है, जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कंसाइनर। कंसाइनर कहाँ है? कंसाइनर है कोलकाता में, ठीक है, मान लो कोलकाता में कंसाइनर है, उसका क्या शॉप है? उसका मान लो लैपटॉप का दुकान है, ठीक है, उसके वो लैपटॉप बेचता है, ठीक है, लैपटॉप सेलर है, ठीक है। और दिल्ली में वो अपना लैपटॉप को बेचना चाहता है, ठीक है, दिल्ली में वो अपने लैपटॉप को बेचना चाहता है, तो कैसे बेचेगा? ये कौन है? ये मान लो है मिस्टर ए, और ये कौन है? ये मान लो है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए अपना लैपटॉप जो है वो मिस्टर बी को दिल्ली में मतलब देना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं आप अपने आप
कैसे भी करके मेरा ये लैपटॉप बेचो, ठीक है। अब कैसे करके बेच सकते हैं, देखो अगर मिस्टर बी का अपना शॉप है तो वहां रख के बेच सकते हैं, या फिर वो डायरेक्ट मतलब एजेंट का ही काम करते हैं तो वो अपने हिसाब से अपना मार्केटिंग वगैरह करके सेल करने का कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बदले उनको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए को क्या बोला जाता है यहाँ पर, कंसाइनर। मिस्टर बी को क्या बोला जाता है, मिस्टर बी को बोला जाता है कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनर और कंसाइनी, तो कंसाइनर कौन है, कंसाइनर जो है ये है प्रिंसिपल, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और कंसाइनी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एजेंट, ठीक है। कंसाइनी को क्या बोल सकते हैं, एजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, कंसाइनर अपना गुड्स कंसाइनी को भेजेगा, ठीक है। और कंसाइनी उसको बेच के क्या करेगा, उसको बेच के वो पैसा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनर करेगा सेल्स गुड्स टू कंसाइनी, और कंसाइनी क्या करेगा, सेल करेगा। आफ्टर सेल यहाँ पर लिखते हैं, कंसाइनी क्या करेगा, आफ्टर सेल रेमिट द अमाउंट, ठीक है। और कंसाइनर क्या करेगा, उसे क्या देगा, उसे इसके बिहाफ पे क्या देगा, कमीशन देगा, ठीक है, कमीशन देगा। तो कंसाइनर क्या देगा, कंसाइनी को कमीशन, क्योंकि कोई ऐसी थोड़ी ना काम करेगा, तो कंसाइनी को कमीशन देना पड़ेगा। कंसाइनी यानी कि एजेंट, कंसाइनर यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो अपना स्टॉक जो है वो किसी और को बेचने के लिए दे रहा है, वो पर्सन उसके बिहाफ में कमीशन ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो गुड्स को कोलकाता से दिल्ली भेजने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मान लो गुड्स जो है वो कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू से जाएगा, ठीक है। अगर मिस्टर ए को ऐसा लगता है कि स्टॉक पे इंश्योरेंस कर लेना चाहिए तो वो इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। कुछ पैकिंग वगैरह अच्छा करना पड़ेगा ताकि टूटे फूटे ना, तो पैकिंग का खर्चा करना पड़ सकता है। तो मिस्टर ए ये सारा खर्चा क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कर सकते हैं गुड्स को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब दिल्ली में मान लो जहां गुड्स पहुंचेगा वहां से मिस्टर बी को अपने गोडाउन तक लाना पड़ सकता है। हो सकता है कि मिस्टर बी के शॉप तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा, जो प्रोडक्ट है वो कहीं और पहुंचा। मान लो कि वो ट्रेन से आया तो फिर वो स्टेशन में वहां पर गोडाउन में खाली वाली हुआ, वहां से लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टर बी को क्या करना पड़ेगा, स्टॉक को लेके आना पड़ेगा। अगर स्टॉक को लेके आना पड़ेगा तो उनको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। तो एसोसिएटेड एक्सपेंसेस जो है ये गुड्स भेजने के लिए और गुड्स को रिसीव करने के लिए खर्चा दोनों पार्टी का हो सकता है। मिस्टर ए का भी एक्सपेंस हो सकता है। मिस्टर ए का एक्सपेंस क्या होगा, टू सेंड गुड्स टू दिल्ली, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से दिल्ली भेजने के लिए गुड्स को कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकता है, लाइक जैसे फ्रेट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फ्रेट हो गया, कैरेज हो गया, कार्टेज हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस अगर करवा रखे हैं इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब, ठीक है। और मिस्टर बी को भी खर्चा आ सकता है। क्या खर्चा आ सकता है, उनका एक्सपेंसेस क्या होगा, टेक स्टॉक, ऐसे देखो, गोडाउन तक लाने का खर्चा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कैरी प्रोडक्ट इन गोडाउन, ठीक है। गोडाउन तक लाने के लिए, गोडाउन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इनका खर्चा हो सकता है। तो इनका भी ऐसा खर्चा हो सकता है, मान लो इन्होंने फ्रेट कुछ पे करना पड़ा इनको, कैरेज वगैरह हो सकता है। अब मुझे बताओ कि मिस्टर ए का जो खर्चा है वो तो उनका खर्चा हुआ, और मिस्टर बी ने जो खर्चा किया वो तो मिस्टर ए के लिए किया, तो ये खर्चा कौन पे करेगा, अभी तो मिस्टर बी कर रहा है। क्योंकि देखो अगर अचानक से मिस्टर बी को कुछ खर्चा करना पड़ा, मान लो, या फिर उन्होंने प्रोडक्ट बिकवाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो मिस्टर बी जो भी खर्चा करेंगे वो किससे लेंगे, क्योंकि वो मिस्टर बी का तो खर्चा है नहीं, वो क्यों काम कर रहे हैं, उनको कमीशन मिलेगा इसीलिए वो काम कर रहे हैं। तो इन द मीन टाइम कुछ भी खर्चा होता है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो किससे ले लेंगे, वो लेंगे मिस्टर ए से, ठीक है। वो मिस्टर ए से ये सारा खर्चा वो कहां से लेंगे, ये सारा खर्चा जो भी होगा कलेक्ट फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है, कंसाइनर से वो ले लेंगे, ये सारा का सारा खर्चा वो कंसाइनर से ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो है
बिजनेस का प्रोसेस इस तरह से चलता है, ठीक है, कंसाइनमेंट में। अब मान लो जो स्टॉक बेचने के लिए दिया गया, अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया, हो सकता है कि मिस्टर बी सारा नहीं बेच पाए, अगर कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक वो मिस्टर ए को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा उनमें एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं जो बेच पाओगे वो रिटर्न कर दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है रखो, फिर दोबारा जब और भी लैपटॉप भेजेंगे तो उसके साथ बेच दो, अब वो तो जैसा एग्रीमेंट होगा वैसा होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो अगर ऐसा बात होता है कि रिटर्न कर देना है तो रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ओनर कौन है, लैपटॉप का ओनर कौन है, लैपटॉप का ओनर है कंसाइनर, ठीक है, ओनरशिप किसके पास रहता है, ओनरशिप कंसाइनर के पास रहता है, ठीक है। अच्छा, और इनके पास क्या होता है फिर मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी के पास रहेगा पोजीशन, गुड्स को रखने का अधिकार, पोजीशन, ठीक है, इनके पास रहता है ओनरशिप, इनके पास रहता है पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इनके जो भी मान लो ये लैपटॉप दिल्ली तक पहुंचते हुए अगर एक भी टूट फूट जाता है, कुछ भी खराबी होता है, तो उसका रिस्क किसका है, बताओ, तुम लोग लॉ में पढ़ते हो तो उसका रिस्क किसका है, अगर लॉ में हुआ है तो बोल सकते हो उसका रिस्क किसका है, बोलो। अगर लैपटॉप लॉ का छोड़ो, ऐसे नॉर्मल सेल्स लगा के बोलो, अगर लैपटॉप रास्ते में टूट फूट जाता है तो उसका रिस्क कौन लेगा, मिस्टर ए का होगा कि मिस्टर बी का, लॉस किसका होगा, बोलो। मिस्टर ए। हाँ, ए का, ठीक है। और यहाँ पर नो रिस्क, यहाँ कोई रिस्क नहीं होता है, ठीक है। मिस्टर ए बिजनेस करके क्या कमाएंगे, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, इनका बिजनेस करके प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, लेकिन मिस्टर बी का क्या होगा, इनका प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, ये क्या अर्न करेंगे, ये करेंगे अर्न कमीशन, ठीक है। तो ये ओवरऑल बोल सकते हैं कि एक ओवरव्यू है कि कंसाइनमेंट बिजनेस क्यों होता है, क्योंकि हम लोग अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते, तो हम लोग एजेंट के थ्रू से अलग अलग जगह पे अपना, जैसे मैंने अलग स्टेट बोला, तो एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग जगह हो सकता है, स्टेट तो हर एक स्टेट बहुत बड़ा होता है ना, मतलब कंपेयर करके देखो, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सब स्टेट का अलग अलग ये होता है, वो बात अलग है, जैसे राजस्थान सबसे ज्यादा बड़ा है आकार आकृति में, वो अलग बात है, हम वो नहीं बोल रहे, लेकिन हर एक जगह पे बिजनेस ओपन करना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंसेस इनकट होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग चाहे तो अपना प्रोडक्ट जो है बिना ज्यादा खर्चा किए बेच सकते हैं थ्रू एजेंट का, ठीक है। और इस तरह के सेलिंग प्रोसेस को कंसाइनमेंट बोला जाता है। पार्टी कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनर यानी जो गुड्स भेज रहा है, कंसाइनी यानी जो बेच रहा है, यानी कि एजेंट, और कंसाइनर यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर तो नॉर्मल सेल और कंसाइनमेंट में फर्क क्या है, ये कभी कभी पूछ लेता है, तो हम यहाँ पर छोटा सा एक डिफरेंस लिखवा देते हैं, ठीक है। तुम लोग इसको लैंग्वेज के साथ लिख लो, हम सिर्फ इसको मतलब बाद में लिख सकते हो, हम जस्ट इसका पॉइंट बता देते हैं। जैसे देखो कंसाइनमेंट में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, कौन कौन, अभी बोला प्रिंसिपल एंड एजेंट, अभी बोला ना मैंने। सेल में बोलो, सेल होता है तो दो पार्टी का नाम बताओ, तुम लोग को पता है सेल होने से दो पार्टी होता है, कौन कौन बताओ, ये सब पता है, कौन सा, हाँ बोलो। कॉन्साइन और कॉन्साइनी। सेल, सेल ओनली सेल, कैश सेल होगा तो बायर और सेलर, और अगर क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब देखो कंसाइनमेंट में गुड्स का क्या ट्रांसफर होता है, पोजेशन, ठीक है, पोजेशन ट्रांसफर होता है। और सेल में क्या ट्रांसफर होता है, बोलो, सेल में क्या ट्रांसफर होता है, अगर आज हम एक लैपटॉप कोलकाता में बैठ के बेच देते हैं, ठीक है, ये मान लो मिस्टर ए कुछ लैपटॉप मिस्टर बी को भेज रहा है, तो मिस्टर बी के पास क्या आ रहा है, उस लैपटॉप का ओनरशिप नहीं आ रहा है, लैपटॉप को रखने का अधिकार आ रहा है, जिसको बोलते हैं पोजेशन। कंसाइनमेंट में पोजेशन ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर सेल हो जाता है तो क्या होगा, अगर मान लो लैपटॉप बेच दिया तो क्या ट्रांसफर हुआ, बेचने वाला सेलर, खरीदने वाला बायर, तो अगर बेच दिया तो क्या ट्रांसफर हुआ, बोलो। तुम लोग अगर कुछ भी खरीद के लेके आते हो, कॉपी किताब, ठीक है, पेन पेंसिल, खाने का चीज, फूड जो भी, ठीक है, किसी भी तरह का फूड आइटम हो गया, कुछ भी खरीदते हो, ड्रेस वगैरह, तो क्या मिलता है तुम लोगों को, ओनरशिप। पोजीशन ओनरशिप दोनों ही मिल जाता है ना, बोथ पोजीशन एंड ओनरशिप, दोनों चीजें मिल जाता है अगर हम लोग किसी चीज को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थर्ड नंबर देखो, रिस्क किसका होता है, प्रोडक्ट में कुछ भी हो तो रिस्क किसका होगा, कंसाइनर का होगा, ठीक है।
रिस्क कंसाइनर का होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में यहाँ पर कुछ हो रहा है तो रिस्क किसका होगा? मान लो मैंने ये मिस्टर ए ने एक लैपटॉप कोलकाता में बैठ के बेच दिया, मान लो मुझे बेचा और लैपटॉप मेरे हाथ से मतलब लेके जाते वक्त गिर गया, टूट गया, तो रिस्क किसका होगा बोलो? खरीदने के बाद बायर का होगा। ठीक है, अगर तुम लोग खरीद लियो कोई चीज और उसके बाद टूट फूट जाता है तो उसका रिस्क कौन लेता है? बायर लेता है। ठीक है, बायर को ही लेना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो कंसाइनमेंट में क्या बनता है? प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक है, प्रोफोर्मा इनवॉइस, प्रोफोर्मा इनवॉइस कौन बनाता है? कंसाइनर। ठीक है, प्रोफोर्मा इनवॉइस ये बनाता है कंसाइनर। ये क्या चीज है? यहाँ पर कंसाइनर ये जो लैपटॉप भेजेगा ना, तो कितना सारा लैपटॉप है, क्या क्या मॉडल है, क्या क्या प्राइस है, ठीक है, ये सारा चीज का डिटेल्स रहता है, उसको बोला जाता है प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर रहता है क्वांटिटी, कितने सारे प्रोडक्ट भेजा जा रहा है, ठीक है, वेराइटीज अगर है अलग अलग तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, प्राइस। ठीक है, ये सारा चीज जब एक जगह पे डिटेल्स में लिख के कंसाइनर भेजता है उसे बोलते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस। ठीक है, लेकिन सेल में क्या होता है? सेल में रेज किया जाता है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस ये कौन बनाता है? सेलर। जब भी कुछ खरीदोगे, देखो अगर पक्का पक्की खरीदते हो मतलब प्रॉपर जगह जहां बिल विल बनता है, हर सेल में बिल नहीं बनता है, छोटे छोटे जगह पे बिल बने ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से लेकिन बड़े जगह पे जैसे मान लो कुछ मतलब हेवी प्राइस का चीज ले लो, जैसे लैपटॉप ले लो, बिना बिल के थोड़ी ना लोगे, तो वहां सेल इनवॉइस रेज होता है। ठीक है, तो ये अब एक पेन खरीदोगे तो उसका बिल नहीं भी बन सकता है, लेकिन अब डिपेंड कर रहा है, अगर हम लोग नॉर्मल किसी शॉप से खरीदेंगे अपने पाड़ा में तो फिर वहां से तो हमें नहीं देना पड़ेगा, वहां पर बिल रेज नहीं होगा। लेकिन यही चीज अगर कोई मॉल में जाके मान लो खरीदो, मॉल में तो हर एक चीज का बिल बनता है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कौन से जगह पे, लेकिन नॉर्मली सेल्स में सेल्स इनवॉइस रेज होता है जो कि सेलर बनाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो उसके बाद यहाँ पर, यहाँ नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ सिर्फ मूवेबल प्रोडक्ट, ओनली मूवेबल प्रोडक्ट, ओनली मूवेबल प्रोडक्ट, सिर्फ यही लिख देते। ठीक है, मतलब मूवेबल प्रोडक्ट का ही कंसाइनमेंट हो सकता है। सोचो अगर हमें कंसाइनमेंट करना है, मतलब हमें कुछ अपना प्रोडक्ट किसी और जगह पे बिकवाने का कोशिश करना है, तो मूवेबल नहीं होगा तो कैसे? अगर मान लो मिस्टर एक प्रॉपर्टी डीलर होते तब वो कंसाइनमेंट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी को उठा के थोड़ी ना दिल्ली भेज सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मूवेबल प्रोडक्ट के लिए क्या हो सकता है? कंसाइनमेंट हो सकता है। लेकिन ये जो है एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सेल किसी भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट का हो सकता है। ठीक है, मूवेबल अनमूवेबल, अगर सेल हो रहा है तो सेल का मतलब तो और कंसाइनमेंट नहीं है, सेल हम लोग किसी भी तरह चीजों का कर सकते हैं, मूवेबल प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, इमूवेबल प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस होगा, किसका होगा? कंसाइनर का होगा। ठीक है, क्योंकि कंसाइनर एक्चुअली बिजनेस का ओनर है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस होगा सेल करने से, बट वो किसको बिलोंग करेगा? सेलर को बिलोंग करेगा। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सेलर को बिलोंग करेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा, यहाँ पर देखो, रिटर्न ऑलवेज पॉसिबल, इसका मतलब भी बता देते क्यों लिखा मैंने। कंसाइनी टू कंसाइन, जैसे देखो कंसाइनी अगर लैपटॉप नहीं बेच पाया, मान लो क्लोजिंग स्टॉक में जो नहीं बेच पाया वो भी रिटर्न कर सकता है। मान लो लैपटॉप भेजा गया था बट वो बेच नहीं पाया, तो क्या होगा? रिटर्न कर देगा। जरूरी तो नहीं है ना कि बेच पाए, हो सकता है कि लोगों को लैपटॉप पसंद नहीं आया, नहीं बिका, वो भी हो सकता है, तो आराम से वो रिटर्न कर सकता है, क्योंकि वो ओनर थोड़ी ना था, वो तो पोजीशन था, एक एग्रीमेंट था, रखने का अधिकार था। नहीं बेच पा रहा है तो रिटर्न कर देगा, कंसाइनर को लेना पड़ेगा। लेकिन सेल में ऐसा नहीं होता है, अगर कभी सेल कर दिया है किसी ने हमें कोई चीज, तो रिटर्न नॉट पॉसिबल। तुम लोग देख सकते हो रिटर्न नहीं होता है। हाँ, ऑनलाइन में आजकल होता है, लेकिन उसका क्या होता है? कंडीशन होता है 15 दिन के अंदर, या फिर 15 दिन के अंदर अगर नहीं करोगे तो फिर रिटर्न नहीं होगा, या 7 दिन के अंदर, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, टैग वगैरह सारा चीज सही रहना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन में भी कुछ कुछ प्रोडक्ट तुम लोग देखोगे रिटर्नेबल नहीं होता है, जैसे मोबाइल वगैरह का होता है फ्लिपकार्ट में कि रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, कि एक बार रिप्लेस होगा लेकिन रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, रिप्लेस होता जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं होगा, ऐसा होता है। तो जब भी कुछ खरीदो तो देख के ही खरीदना चाहिए। तो रिटर्न पॉलिसी आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी चीजों पे है, काफी चीजों पे है, लेकिन अभी भी काफी चीजों पे नहीं है। तो नॉर्मली सेल होने से और रिटर्न नहीं होता है। ठीक है,
लेकिन आज के डेट पे होता है ऑनलाइन पे। लेकिन अगर आसपास किसी दुकान से खरीदोगे तो देख सकते हो कि एक बार बेच देने से रिटर्न नहीं होता है। हाँ, जान पहचान का दुकान होगा तो बोलेगा ठीक है आप प्रोडक्ट रख के चले जाओ, आपका पैसा जमा रख लेते हैं, बाद में फ्यूचर में कभी अगर आपको जरूरत पड़ा आप मेरे दुकान से कुछ भी खरीदोगे तो इस पैसे के साथ एडजस्ट कर देंगे। ऐसा जरूर होता है अगर अच्छा रिलेशन हो जहां से खरीदा है, बट रिटर्न कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, बाकी ऑनलाइन में आजकल होता है तो वो अलग अलग कंसेप्ट हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नॉर्मल सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, और एक पॉइंट लिखवा देते हैं, अकाउंट सेल्स, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज बनता है अकाउंट सेल्स। ये कौन बनाता है? ये बनाता है कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी क्यों बनाता है? वो ये डिटेल्स भेजता है कि मैंने कितने सारे लैपटॉप बेच दिए, मतलब मैंने लैपटॉप का एग्जांपल लिया तभी पूरा, कितने सारे लैपटॉप बेच दिए, कितना रह गया, कितने में बेचे, ये सारा चीज वो बता सकता है। मैंने क्या क्या खर्चा किया था, मैंने आपके लिए क्या क्या खर्चा किया, मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, मैंने स्टॉक को गोडाउन तक लाने का खर्चा किया, मुझे कितना कमीशन मिलेगा, ये सारा डिटेल्स कंसाइनी लिख के भेज देता है। किसको? कंसाइनर, ठीक है। उसे बोला जाता है अकाउंट सेल्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं अकाउंट सेल्स क्या होता है? डिटेल्स ऑफ गुड्स, डिटेल्स ऑफ गुड्स सेल्स एंड expenses advance incurred, commission एक्सेट्रा, ठीक है। कमीशन का डिटेल, सेल्स का डिटेल्स, एक्सपेंसेस कुछ किया है तो उसका, एडवांस मतलब क्या होता है ना, एडवांस का बात क्यों आया? जैसे देखो ये मिस्टर ए मिस्टर बी को लैपटॉप भेज देंगे, ठीक है, कि बेचो। तो मिस्टर ए को एक डाउट लेकिन रहेगा, क्या डाउट रहेगा? मान लेते हैं कि मिस्टर बी एक अच्छा इंसान ही है, लेकिन मिस्टर बी अगर अच्छा इंसान नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये हो सकता है कि वो सारा लैपटॉप लेके गायब हो जाए, ठीक है। मिस्टर ए का तो लॉस ही लॉस है। तो इस तरह के बिजनेस कंडीशन में क्या होता है ना, मिस्टर ए ये बोल सकता है ठीक है हम 10 लैपटॉप भेज रहे हैं आपको बेचने के लिए, आप एक काम करो मुझे कुछ एडवांस पैसा दे दो। क्या एजेंट ऐसा करता है? हाँ करता है, क्योंकि एजेंट को एजेंट का काम करके ही मतलब उसका जो है रोजी रोटी चलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। मिस्टर बी क्या करता है, वो अगर कुछ एडवांस मतलब चाहे तो वो मिस्टर ए अगर चाहे क्लेम करे कि मुझे कुछ एडवांस दीजिए ताकि मुझे लगे कि मेरा प्रोडक्ट कहीं मतलब आप लेके भाग नहीं जा रहे हो, ऐसा एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे कभी रूम रेंट पे लोगे तो एग्रीमेंट होता है कि कुछ पैसा आप डिपॉजिट कर दीजिए, आप अगर कुछ तोड़ फोड़ देंगे तो उस डिपॉजिट पैसे से हम पूरी जगह को ठीक करवा लेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो रेंट दे रहा है वो हमें ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप तोड़ फोड़ दोगे? क्लॉज है, ठीक है। अगर तोड़ फोड़ देता है, अब कैसे पता चलेगा भाई कौन सा इंसान कैसा है? इसी वजह से देखो इंसान के अंदर इंसानियत जो है जितना खत्म होगा लॉ उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब अगर लोग अनइथिकल काम करेंगे तो हर छोटे मोटे बातों पे लॉ बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ एडवांस वगैरह का बात हो कि मुझे ऐसा डाउट है कि आप अगर लैपटॉप लेके कहीं गायब वायब हो जाओ तो एक काम करो, एक ट्रस्ट के लिए आप मुझे कुछ एडवांस दे दो, ठीक है। और बाद में आप क्या करोगे, इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एडजस्ट कैसे होगा? मान लो 10 लैपटॉप भेजा है सपोज 50,000 का, ठीक है। तो 10 लैपटॉप भेजा है तो ये 500,000 हो गया। अब इसके अगेंस्ट में मान लो, अब ये तो इतना ज्यादा तो नहीं भेजेगा, मान लो कुछ अमाउंट दे दिया, ठीक है, कुछ अमाउंट जो इनमें बात होगा कि हाँ हम एडवांस देते हैं। अब बेचने के बाद क्या होगा, बेचने से तो पैसा मिस्टर बी के पास आएगा, मिस्टर बी अपना सारा खर्चा उसमें से डिडक्ट करके बाकी पैसा मिस्टर ए को रिम्बर्स कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो मिस्टर ए बी बोलेगा मैंने आपका 10 लैपटॉप बेच दिया, लेकिन मैंने अपना कमीशन का पैसा रख लिया, मैंने अपना एडवांस आपको जो दिया था वो कट कर लिया, मैंने जो खर्चा किया था गोडाउन तक लाने के लिए प्रोडक्ट का वो खर्चा भी कट कर लिया, वो पूरे डिटेल्स में वो बता देंगे, बताने के बाद वो पैसा डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है अकाउंट सेल्स। और सेल्स के केस में अगर देखो इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाता है, अकाउंट सेल्स जैसा कोई डॉक्यूमेंट सेल्स में नहीं बनता है। यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया, या फिर लिख लो नो अकाउंट सेल्स इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया हम लोगों का कंसाइनमेंट और सेल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखो, मैम हाँ, मैम इनकारेट মানে ইনকার্ড, ওই ইনকার্ড মানে ইনকার্ড মানে কি বলবো, ইনকার্ড মানে লাগু করা, লাগানো, খরচা ইনকার্ড, এক্সপেন্সেস ইনকার্ড মানে খরচা করা, খরচা লাগু করা মানে খরচা লাগানো, সেটাকে বলে ইনকার্ড। ওকে
अच्छा अब देखो, क्योंकि कमीशन दिया जाएगा, ठीक है, कमीशन का बात हो रहा है, तो कंसाइनमेंट में कितने तरह का कमीशन होता है देखो, तो ये देखो कंसाइनमेंट में मेनली दो तरह का कमीशन होगा, एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है स्पेशल, ठीक है। अब ऑर्डिनरी और स्पेशल में फर्क क्या है? ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब क्या होगा? ऑर्डिनरी कमीशन कैसे दिया जाएगा? फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ग्रॉस सेल्स, ठीक है, मतलब जितना बेचोगे उस पे फिक्स परसेंटेज दे देंगे। जैसे मान लो ऐसे बोला गया है कि 10% ऑन सेल, ठीक है। अब मान लो 10% ऑन सेल, अब मान लो एक लैपटॉप 60,000 का बिका, ठीक है, ऐसा करके मान लो एक लैपटॉप ही बेचा है 60,000 का, ठीक है, तो 60,000 पे 10% जितना बनता है उतना कमीशन इनको दे देंगे, यानी ग्रॉस सेल, टोटल सेल पे जो होगा, जो फिक्स परसेंटेज बात हुआ होगा। अब ये कोई फिक्स नहीं होता है, फिक्स्ड परसेंटेज मतलब अमाउंट, जो परसेंटेज एक बार फिक्स्ड हो गया वो रहेगा, एग्रीमेंट के हिसाब से जो फिक्स्ड होता है उसके लिए लैंग्वेज मैंने लिखा है फिक्स्ड परसेंटेज। जैसे मान लो पहले डील हुआ 5%, अच्छा बिक रहा है, फिर बोल रहे 5 में नहीं करेंगे, 7 कीजिए तब करेंगे, 7% हो सकता है, एक फिक्स परसेंटेज ग्रॉस सेल के ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। और स्पेशल जो है, स्पेशल कमीशन दो तरह का होता है, एक होता है ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग, ठीक है, और दूसरा होता है डेल क्रेडियर। ये सब नाम है, ठीक है, तो तुम लोग को नाम याद रखना पड़ेगा, हम समझा देते हैं क्या ओवरराइडिंग और डेल क्रेडियर। ओवरराइडिंग का मतलब होता है, ओवरराइड का मतलब क्या होता है? ओवरराइड मतलब एक्सेस, है ना, ओवरराइड करके चले जाना, तो एक्सेस हो गया, ठीक है। तो एक्सेस, एक्सेस कमीशन कब दिया जाएगा? जैसे मान लो कि सेल प्राइस, मान लो लैपटॉप 60,000 में सेल करने के लिए बोला गया था, लेकिन मिस्टर बी ने अपना दिमाग लगा के एक एक लैपटॉप मान लो 65,000 में बेच दिया, तो वो क्या बोलेगा? देखिए मैंने आपका ज्यादा प्रॉफिट करवा दिया, तो आप मुझे थोड़ा ज्यादा कमीशन दीजिए, ऑर्डिनरी तो दीजिए ही दीजिए, क्योंकि मैंने सेल तो आपका करवाया ही है, 60,000 तो मैंने आपका अर्निंग करवाया एक लैपटॉप पे, बट 5,000 और भी ज्यादा करवाया, तो उसके लिए इसको बोलते हैं ओवरराइड करके चले जाना, मतलब जो प्राइस फिक्स किया था उससे ज्यादा में बिकवा दिया। अगर ऐसा होता है तो कंसाइनर का तो प्रॉफिट है, तो वो दे देगा कमीशन, ठीक है, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो क्यों जो एजेंट है वो खाली क्यों ऐसा काम करेगा, ठीक है। एजेंट का तो मेहनत है ना, 60,000 का चीज 65,000 में बिकवाना, मतलब ऐसे ही तो नहीं बिकवा सकेगा, कुछ तो उसने दिमाग लगाया होगा, एडवर्टाइज किया होगा, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला होगा, तो उसका मेहनत है, तो भाई मेहनत का तो हर चीज, हर लोगों को मेहनत के बदले कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो ऐसा अगर एग्रीमेंट होता है कि आप फिक्स्ड किए हुए प्राइस से ज्यादा में अगर बेच दोगे तो आपको हम लोग कमीशन और भी एक्स्ट्रा देंगे। ऑर्डिनरी तो हमेशा मिलेगा, स्पेशल तभी मिलता है जब कोई स्पेशल एक्ट होता है। तो स्पेशल एक्ट में हो गया कि जो प्राइस फिक्स किया गया है उससे ज्यादा में अगर बेच पाते हो तो ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। तो ये लिख लेते हैं, इट इज अलाउड टू पुश सेल्स at price higher than fixed by consignor। अगर ऐसा एग्रीमेंट बना लेता है कंसाइनर, तो एजेंट क्या करेगा? एजेंट कोशिश करेगा ना कि मुझे ये तो मिलेगा, 60,000 में बिक पाएंगे, अगर 60,000 से ज्यादा में बिकवा देंगे तो मुझे और ये कमीशन भी मिल जाएगा जो फिक्स किया हुआ है। तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए, मान लो लिखा हुआ है 60,000 प्राइस है, 60,000 बेचोगे तो 5% करके मिलेगा, अगर 60,000 से ज्यादा में बेच दोगे तो और भी 2% ज्यादा कमीशन मिलेगा। तो वही ये क्यों किया जाता है? ताकि उसका सेल बढ़े, ठीक है, वो भी लालच, लालच मतलब क्या? मेहनत। देखो लालच का मतलब यहाँ पर ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, देखो अगर उससे ज्यादा मेहनत, उससे ज्यादा पैसा अर्न करना है तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह का कोई स्कोप रहेगा तब ना वो मेहनत करेगा, खाली खाली क्यों मेहनत करेगा। अब हुआ डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन का मतलब होता है कि देखो अगर बेचते हैं, सेल अगर होता है तो देखो कैश सेल में बैड डेट नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट सेल में तो बैड डेट होगा। और हमारे पास सारा कैश कस्टमर है ऐसा जरूरी नहीं है, क्रेडिट कस्टमर भी आ सकते हैं, बेसिकली क्रेडिट कस्टमर ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर क्रेडिट कस्टमर है तो बैड डेट होगा। अब बैड डेट का रिस्क लॉजिकली सोचो किसका होना चाहिए, कंसाइनर या कंसाइनी का? अगर बैड डेट हुआ तो अभी तक जो पढ़े हो किसका रिस्क होगा, कंसाइनर या कंसाइनी? क्या लगता है तुम लोगों consignor, को? करेक्ट, कंसाइनर का होगा। लेकिन अगर कंसाइनी ऐसा बोल रहा है
कि बैड डेब्ट का टेंशन आप मत लो, बैड डेब्ट अगर होता है तो ये मेरा रिस्क है, अगर ऐसा होगा तो कंसाइनर उसे और एक कमीशन देगा, मतलब कंसाइनर बोलेगा कि आप अगर बैड डेब्ट का कमीशन लेते हो, रिवर्सली हम लोग ऐसे बोलना चाहते हैं कि कंसाइनर ऐसा बोल सकता है आप अगर बैड डेब्ट का रिस्क लोगे तो आपको हम और एक कमीशन देंगे जिसको बोला जाता है डेल क्रेडियर कमीशन, ठीक है। क्रेडियर मतलब ये एक्चुअली क्या हो गया, क्रेडिट से रिलेटेड लैंग्वेज हो गया, इसको बोलते हैं डेल क्रेडियर कमीशन। ये कब मिलता है, ये तब मिलता है अगर कंसाइनी बैड डेब्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। अब वो क्यों लेगा, क्योंकि उसे कमीशन मिलेगा। अब अगर उसे लगता है कि मुझे कमीशन डेल क्रेडियर वाला चाहिए तो वो ये एग्रीमेंट में जाएगा, अगर नहीं चाहिए तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पूरा चीज पता होना चाहिए, ये सब कंडीशन हो सकता है। इट इज अलाउड ओनली when consignee undertake the risk of bad debt. अब और एक पॉइंट पढ़ेंगे, ये कमीशन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि लॉस, ठीक है। लॉस कितने तरह का होता है देखो। अब ये लॉस कहाँ से आ गया, लॉस इस तरह से आ रहा है कि बिजनेस करने से ना, बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस होता ही है, एबनॉर्मल और नॉर्मल लॉस होता ही। जैसे मान लो कि देखते हो जो लोग वेजिटेबल बेचते हैं या फिर फ्लावर्स वगैरह बेचते हैं, फिश वगैरह बेचते हैं, तो उनका सारा चीज डेली बिक जाए ऐसा जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, जो बिक गया तो ठीक है, जो नहीं बिका वो क्या हो सकता है, वो लॉस हो सकता है। अब बिजनेस में डेली क्या होता है, कुछ सबको पता है कि मेरा इतना सब्जी बच जाएगा या फिर मेरा इतना फूल बच जाएगा, ठीक है, या फिर मेरा इतना फिश यानी मछली बच जाएगा, ये रोज का ही होता है, वो हमें पता होता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल वे से बच गया, लोग बोलते हैं ना आज मार्केट बहुत खराब है, कुछ भी नहीं बिका, इतना सारा लॉस हो जाएगा। या फिर जो लोग खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं तो उनका तो अगर नहीं बिकता है तो काफी ज्यादा लॉस है। क्यों लॉस है, देखो ये सारा चीज जो है नेक्स्ट डे हम लोग बेच नहीं सकते। वेजिटेबल भी ऐसा ऐसा कुछ होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट डे नहीं बेच सकते। फ्लावर्स भी मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि नेक्स्ट डे नहीं बेच सकते, ठीक है। तो बिजनेस में दो तरह का लॉस होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस जो हमें पता होता है, ठीक है, नॉर्मल लॉस जो हमें पता होता है। एबनॉर्मल लॉस मतलब जो हम लोग को एक्चुअली पहले से नहीं पता होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस मतलब जो हमारा नोन लॉस होता है, ये हम लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये होगा ही होगा, ठीक है, ये होगा ही होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लॉस। देखो, इट इज अनअवॉइडेबल लॉस ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द गुड्स, ठीक है। गुड्स का इनहेरेंट नेचर का मतलब होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब उसका नेचर ही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनहेरेंट नेचर मतलब जो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, उस तरह से। जैसे मान लो कि जो नेप्थोलिन वगैरह होता है, देखोगे उसको बाहर ऐसे ही रख दोगे तो वो हवा के अटैचमेंट में आते साथ वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो वो उसका क्या है, उसका नेचर है, इनहेरेंट नेचर है। तो ये नॉर्मल लॉस हो गया जो हम लोग नहीं कर सकते, जो हम लोग उसे अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये होगा ही होगा, इवेपोरेशन। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, मान लो लीकेज, नॉर्मल लीकेज, ठीक है, नॉर्मल लीकेज वगैरह, या फिर स्पॉइलेज, कुछ स्पॉइलेज वगैरह, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल लॉस है, ठीक है। जैसे जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जैसे मैंने बोला कि फ्लावर को कितने भी अच्छे तरीके से रखो, फूल को, वो एक दिन ठीक रहेगा, मान लो दो चार फूल है जो एक दो दिन ठीक रहेगा, लेकिन कुछ कुछ फूल ऐसा है जो आज अभी ठीक है तो दो चार दिन के बाद वो काले काले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है, हम लोग इसको नहीं रोक सकते क्योंकि ये बोलो तो मतलब गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, मतलब उनका नेचर ही ऐसा है। तो अनअवॉइडेबल, जो लॉस हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, और इस वजह से हमारा जो लॉस होगा उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लॉस ऐसा है जो हम लोग चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि देखो एबनॉर्मल लॉस, जैसे इट इज अवॉइडेबल लॉस which occurs due to abnormal factors,
लाइक जैसे मान लो आग लग गया, ठीक है, जैसे मान लो चोरी हो गया। अब तुम लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि चोरी हम लोग को पता होगा तो हम लोग थोड़ी ना चोरी होने देंगे। सही बात है, चोरी कोई जानबूझ के अपनी जगह पे थोड़ी ना करवाएगा, लेकिन हम लोग चाहते तो कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी रखते तो आग नहीं लगता। जो अगर हम लोग चाहते तो सेफ्टी सिक्योरिटी रखते तो चोरी नहीं होता, है ना। हम लोग चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फूल जो सड़ जाता है, फिश जो सड़ जाता है, या नेप्थोलिन जो इवोपोरेट हो जाता है, उससे तो हम लोग किसी तरह से भी नहीं रोक सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नेचर के अगेंस्ट पे हो जाएगा। नेचर के अगेंस्ट में हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्रेकेज, कुछ टूट फूट गया, ब्रेकेज, स्पॉइलेज। अब तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पर भी स्पॉइलेज लिखा है, बताते हैं ब्रेकेज, स्पॉइलेज, लीकेज, ये हो गया। ये लिखते हैं ड्यू टू, नॉट, यहाँ पर लिखो नॉट ड्यू, ठीक है, लीकेज नॉट ड्यू टू इनहेरेंट नेचर। मतलब जैसे लीकेज थोड़ा बहुत हो जाना ठीक है, हो सकता है। जैसे मान लो अगर कोई मस्टर्ड ऑयल वगैरह या फिर ऑयल का बिजनेस है, जैसे मान लो जो सादा तेल होता है, सरसों तेल होता है, अलग अलग टाइप, बादाम तेल होता है, तो मान लो तेल बेचते हैं। अब तेल जो है कांच के बोतल में तो आजकल कम ही आता है, प्लास्टिक बोतल में आ सकता है, ठीक है, प्लास्टिक के पाउच में आता है। अब क्या होता है, रखते रखते एक तो पाउच थोड़ा थोड़ा मोड़ा फट फुट आ जाता है, तो थोड़ा बहुत लीकेज हो जाता है, वो चलेगा। देखो बिजनेस करोगे तो एकदम लॉस नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते। रोज खाना बनता है तो वहां पर भी अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ लॉस होता है। क्या होता है, नमक डालते वक्त थोड़ा सा इधर उधर गिर ही जाता है, ठीक है, मिर्ची भी थोड़ा इधर उधर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर पूरा मिर्ची का डब्बा ही तुमने पलट दिया तो वो तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, वो तो रोक सकते थे, वो तुम्हारे लापरवाही की वजह से हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज इधर उधर गैस पे गिर जाता है, वो तो गिरेगा ही, एकदम बिना कुछ गिरे हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वैसे तो नहीं हो सकता है ना। उसी तरह से अब यहाँ पर देखो, अगर ये सब स्पॉइलेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, ब्रेकेज हो रहा है, अगर वो नॉर्मल रीजन से हो रहा है तो ठीक है, वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर एबनॉर्मल तरीके से हुआ तो वो एबनॉर्मल लॉस है। जैसे मैंने बोला कि खाना पकाते वक्त मान लो कि क्या किया, थोड़ा सा तेल एक बूंद गिर गया, वो हो सकता है, डालते वक्त कढ़ाई में थोड़ा सा गिर गया बाहर, तो वो नॉर्मल बात है। काम करोगे तो थोड़ा सा ऐसा होगा नहीं। लेकिन मान लो पूरा ही क्या हो गया, पूरा ही तेल गेर दिया, तो फिर वो एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है। जैसे अब मान लो तुम लोग कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है, अब कॉपी में लिख रहे हो तो एक दो लाइन काट रहे हो, ठीक है, अब सारा ही काटे जा रहे हो, काटे मतलब कुछ भी ठीक नहीं लिख रहे हो, ठीक है, तो एक दो लाइन तो कटेगा, लिखते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो ही सकता है, लेकिन सब गलत लिख रहे हो तो क्या हुआ, वो एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ पर अगर इनहेरेंट नेचर के लिए हो रहा है ये सब चीज, तो हम लोग बोलेंगे ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है। इनहेरेंट नेचर के लिए अगर स्पॉइलेज लीकेज हो रहा है, लेकिन स्पॉइलेज लीकेज वगैरह अगर क्या हो रहा है, मतलब इनहेरेंट नेचर के लिए नहीं हो रहा है, तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लो किसी का ग्लास का बिजनेस है, ग्लास मतलब कांच, कांच का, ठीक है, अब मान लो उसके पास सारे कांच के प्रोडक्ट मिलते हैं, कांच के ग्लास हो गया, कप हो गया, कुछ फ्लावर बस वगैरह हो गया, ठीक है, डेकोरेशन का चीज हो गया। अब वो जब मान लो स्टॉक वगैरह लेके आता है शॉप में, उसे शो करता है, फिर बेचता है, एक तो उसका टूट सकता है। कांच का बिजनेस कर रहे हो, कांच का चीज टूटेगा। जो ऑयल का बिजनेस कर रहे हो उसका थोड़ा बहुत ऑयल लीकेज होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टूट फूट गया, ठीक है, एक्सीडेंटली, तो उसे एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। तो मुझे लगता है मैंने नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस काफी बता दिया कि क्या होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर देखो नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट हो जाएगा ओनली यूनिट इज डिडक्टेड। ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब समझा देंगे। एबनॉर्मल लॉस का यूनिट एज वेल एज अमाउंट इज डिडक्टेड, ठीक है। दोनों चीज को हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हम एग्जांपल देके समझा देते हैं। जैसे देखो क्यों हो रहा है, मान लो कि हम लोगों के पास 10 स्टिक फ्लावर्स है, ठीक ठीक है, फ्लावर स्टिक है, जो रजनीगंधा का होता है ना, वो ही मान लो, ठीक है, फ्लावर स्टिक, ठीक है। इसको खरीदा जाता है, हम लोग एट द रेट ऑफ 10 रुपीज करके खरीदते हैं, ठीक है, और बेचेंगे। अब मान लो 10 रुपीज करके खरीद रहे हो तो कितने रुपए का हो गया, 10 फ्लावर, मतलब एक एक स्टिक जो है 1 रुपए का हो जा रहा है, ठीक है।
10 करके खरीदा है हम लोगों ने, तो 10 इंटू, अच्छा हाँ ठीक है, 10 स्टिक है, 10 स्टिक 10 रुपए का, तो कितना हो जाएगा, एक एक स्टिक 10 रुपए का कर देता है, @10 ईच कर, ठीक है। तो ये हो गया 100 रुपीज का। अब मान लो लाते लाते क्या हुआ, 2 स्टिक खराब हो गया, ठीक है, 2 स्टिक खराब हो गया, तो 2 स्टिक खराब हो गया, तो हम लोग के पास कितना स्टिक आके पहुंचा, 8 स्टिक आके पहुंचा, ठीक है। अब 8 स्टिक आके पहुंचा, तो इसमें हमारा कॉस्टिंग कितना लगा ये बताओ, मतलब हम लोगों ने अपने पॉकेट से अभी तक कितना खर्चा किया, हम लोगों ने अपने पॉकेट से 100 रुपए ही खर्चे किए, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि 10 फ्लावर स्टिक लेके आएंगे और उसे बेचेंगे, तो 10 रुपए में खरीद के लाए तो ऑब्वियसली ज्यादा में बेचने का सोचा होगा, लेकिन जब हम लोग लेके आए और शॉप में रखे तो हमें दिख रहा है कि 2 खराब हो गया, क्योंकि गुड्स का इनहेरेंट नेचर होता है मुरझा के थोड़ा, मतलब जो है उसका पंखुड़ी वगैरह झड़ गया है, तो उसमें क्या हो गया, 2 मेरा खराब हो गया। और मुझे पता है कि 2 खराब होता ही है, हर एक बंडल में, बंच में अगर 10 स्टिक रहता है 2 खराब होता है, मुझे पता है, ये मेरा क्या है, नॉर्मल लॉस, ये मुझे पता है, बिजनेस करते करते मुझे हैबिट हो गया, 10 स्टिक में 2 स्टिक तो खराब हो ही जाता है। तो मेरे पास 8 स्टिक आके पहुंचा, यानी मेरा एक एक स्टिक जो 10 रुपए करके था उसका कॉस्ट अब क्या हो गया, उससे ज्यादा हो जाएगा। देखो 100 डिवाइडेड बाई 8 करके देखो तुम लोग कितना आता है, 100 डिवाइडेड बाई 8 करके देखो 12.5 करके आ गया, मतलब 10 रुपए वाला स्टिक का वैल्यू ऑटोमेटिकली 12.5 हो गया, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल लॉस है ना, ये मेरे अकेले का नहीं होगा, या फिर जो फ्लावर बिजनेस करे उनका नहीं होगा, सभी का होगा। नॉर्मल लॉस सभी के बिजनेस में होता है, अपने अपने बिजनेस के हिसाब से। इसका मतलब और भी जो फूल बेचते हैं उनका भी ऐसा लॉस होता होगा, ठीक है। फिर मार्केट में मान लो हम लोग इसे बेच देते हैं 15 रुपए करके, ठीक है, ये हम लोगों का सेल प्राइस है। अब सेल प्राइस जो है ये मार्केट में मतलब लगभग एक जैसा होता है, अब कोई 12 में बेच सकता है, सॉरी कोई 15 में बेच सकता है, कोई 13 में बेच सकता है, 14 में, ठीक है। 12.5 से हायर में कुछ भी, मान लो एक स्टैंडर्ड रेट मैंने मान लिया मार्केट में 15 रुपए चल रहा है। अब मान लो यहाँ पर कि 10 स्टिक 10 रुपए का आ गया, हम लोग को पता है कि 2 लॉस हम लोग का होता ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा मतलब कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, इसके बदले एक्स्ट्रा और भी 3 जो स्टिक है वो लॉस हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस, इसका मतलब ये एबनॉर्मल लॉस। तो हमारे पास 5 स्टिक आके पहुंचा, ठीक है। अब 5 स्टिक के लिए हम लोगों ने कितना पैसा दिया, पैसा तो हम लोगों ने उतना ही दिया है, 100 रुपीज, तो एक एक स्टिक कितने का आ गया, 20 रुपीज का आ गया, ठीक है। अब मार्केट में स्टैंडर्ड प्राइस है 15 रुपीज, और मेरा कॉस्टिंग ही इतना आ गया। कॉस्टिंग का मतलब मेरा लागत, लागत का मतलब मेरे पॉकेट से कितना गया, मेरे पास 5 स्टिक आया और मेरा 100 रुपए गया, तो मेरे पॉकेट से तो 20 रुपए, मतलब एक एक स्टिक का 20 रुपए का हिसाब हो रहा है। अब हम ये 20 रुपए की चीज को 15 रुपए में बेचेंगे, मेरा तो लॉस है। लेकिन मार्केट में बाकी सब तो 15 में ही बेच रहे, क्यों 15 में बेच रहे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस रोज रोज नहीं होता है। मतलब तुम्हारे पास से रोज ही तेल का डब्बा पलट गया, मिर्ची का डब्बा पलट गया, ये तो रोज नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। कभी कभार घर पे चोरी हो सकता है, दुकान में चोरी हो सकता है, रोज थोड़ी ना चोरी होगा, ठीक है। लेकिन रोज जो होता है वो नॉर्मल लॉस है, जो रोज नहीं होता है किसी रीजन बाय एक्सीडेंट बोल सकते हैं, जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब ये 3 फ्लावर जो मेरा और भी खराब हुआ, ये बाई चांस हो गया है मिसमैनेजमेंट की वजह से, ये रोज रोज नहीं होता है, तो ये पैसा हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। मतलब हम 20 रुपीज करके अगर कॉस्टिंग मानेंगे तो बेचेंगे कैसे भाई, मार्केट में तो 15 रुपए में बिक रहा है, तो मुझे ये अलाउड नहीं है। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला था, ओनली यूनिट इज डिडक्टेड, नॉर्मल लॉस में यूनिट डिडक्ट किया, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस में मुझे यूनिट एज वेल एज अमाउंट दोनों ही डिडक्ट करना पड़ेगा, यानी 3 स्टिक का मुझे कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक स्टिक 10 रुपए करके है, तो 3 स्टिक कितने का हो गया, 30 रुपीज का हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 रुपीज आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 70 डिवाइडेड बाई 5, तो ये देखो कितना आ गया, 70 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 14, ये 10 रुपए करके हुआ ना। यहाँ पर देख लेते हैं, 10 स्टिक का 10 रुपया, 10 स्टिक का 10 रुपया, और यहाँ पर 5, हाँ ठीक है। तो 14 रुपीज करके आ रहा है, तो मेरा कॉस्टिंग कितना आ गया, यहाँ पर 14 रुपीज करके आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम इसको 15 रुपए में बेच सकते हैं, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरा जो कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है वो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे सिर्फ नॉर्मल लॉस की वजह से जो कॉस्ट रेज हो रहा है, 10 की जगह जो 12.5 हो रहा है वो अलाउड है, ठीक है। ये 1 रुपए करके होगा ना, ये 3 होगा, ये 3 होना चाहिए, एक सेकेंड,
ये 1 रुपए करके ना 10 इंटू 10 क्या है, मतलब एक 10 फ्लावर स्टिक 10 रुपए का, अगर 3 फ्लावर स्टिक खराब होता है तो ये 3 इंटू 1 3 रुपीज होना चाहिए। एक मिनट, मेरा जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से तो यही होना चाहिए। ম্যাম আপনি তো বললেন প্রত্যেকটা 10 টাকা করে, তাহলে তিনটে 30 টাকা। একটা 10 টাকা করে ধরলাম না, তাহলে 10টা স্টিক 10 টাকা করে, তাহলে 100। ঠিক আছে, তাহলে দুটো তাহলে 10টা স্টিক যদি 10 টাকা হয় মানে এক একটা 10 টাকা, আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে তিনটে 30, हाँ ठीक है ये 30 ठीक है, सॉरी ये 70 होगा, मैंने लिख दिया। हाँ ठीक है, तो ये 14 हुआ। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर से अब हम लोग 15 रुपीज में कस्टमर को बेच सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा कॉस्ट इतना भी हाई नहीं हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिट जो है नॉर्मल लॉस की वजह से जो कॉस्ट बढ़ रहा है वो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। 10 का चीज 12.5 होता है चलेगा, क्योंकि सभी का हो रहा है, लेकिन 10 रुपए का चीज 20 रुपए हो जाएगा तो बेच नहीं पाएंगे। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे एबनॉर्मल लॉस को भी कस्टमर से रिकवर करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए परमिसिबल नहीं है। हम लोग एबनॉर्मल लॉस को कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर मेरे दुकान में चोरी हो गया तो नेक्स्ट डे से हम अपना सारा प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देंगे। जैसे मान लो अगर हम बिस्किट बेच रहे थे 10 रुपए वाला, ठीक है, एक बिस्किट 10 रुपए में बेच रहे थे, अब मेरे दुकान में चोरी हो गया, वही बिस्किट हम 15 रुपए में बेचेंगे, एबनॉर्मल लॉस है ना, तो 15 रुपए में कोई क्यों लेगा, 10 रुपए में बाकी लोग भी तो बेच रहे होंगे, उनसे लेगा। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस सभी कस्टमर से निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस कस्टमर से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट में एबनॉर्मल लॉस सभी का थोड़ी ना एक साथ होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो ये ट्रीटमेंट का मैंने जस्ट मतलब बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखो क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से, देखो अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरह से हमें कंसाइनमेंट का क्वेश्चन करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें लेजर बनाना है, जर्नल एंट्री भी करना है, बट एग्जाम में जर्नल नहीं आता है, लेजर ही आता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा है तो हम एक बार जर्नल लेजर दोनों ही बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक सेंट ऑन 1 जुलाई 2019 टू वाई, नाम है एक्स और वाई जो दे रखा है ना, ये नाम है, एक सेंट टू 1 जुलाई टू वाई गुड्स कॉस्टिंग 50,000, मतलब कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है, ये नाम है, एक्स नाम है वाई भी नाम है। तो एक्स ने भेजा है तो एक्स कौन है, कंसाइनर। ठीक है, और वाई ने रिसीव किया है तो वाई कौन है, कंसाइनी। तो एक सेल ऑन 1 जुलाई 2019 गुड्स कॉस्टिंग 50,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन पैकेजिंग एटसेट्रा, और उसने पैकेजिंग पे खर्चा किया है 1,000, किसने किया है, एक्स ने। ठीक है, ऑन 3 जुलाई 2019 वाई रिसीव द गुड्स एंड सेंड हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल एट 3 मंथ्स। वाई जो है, वाई ने क्या किया, वाई ने 3 जुलाई को गुड्स रिसीव किया, 1 जुलाई को गुड्स भेजा गया था, गुड्स वाई के पास जाके पहुंचा है 3 जुलाई, 3 जुलाई वाई ने वो गुड्स ले लिया और उसने क्या किया है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल्स एक्सेप्ट करना, तुम लोग 11 में पढ़े होंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसी का पार्ट है। ठीक है, तो बिल्स एक्सेप्ट किया है, क्यों किया है, जैसे मैंने बोला था ना कि एडवांस में कुछ दे दो, एक्स को टेंशन रहेगा ना, मेरा 50,000 का सामान जा रहा है किसके पास, वाई के पास, वाई लेके भाग जाए तो वाई से एडवांस में कुछ ले लेते हैं, तो वाई ने एडवांस में क्या दिया, 30,000, पैसा नहीं दिया, वाई ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया 30,000 का, वाई ने एक बिल्स एक्सेप्ट किया जहां पर लिखा हुआ है कि वाई को 30,000 देना पड़ेगा 3 मंथ्स बाद। ठीक है, इसका मतलब ऐसे होता है, ये एडवांस ले लिया। इससे क्या हुआ ना, वाई के पास से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, वाई को अगर अभी 30,000 देना पड़ता तो उसकी पॉकेट से तो पैसा चला जाता ना, बिल्स ड्रॉ होने से क्या हुआ, एक प्रूवमेंट लेटर है, अब 3 महीना बाद वो 30,000 जो है उसको एक्स को पे करना पड़ेगा। एक्चुअली वो पे नहीं करेगा, क्या करेगा ना, वो सेल कर रहा है एक्स के बिहाफ में, तो वो सेल का पैसा जो है वहां से डिडक्ट कर देगा। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, वाई स्पेंड 2,000 ऑन फ्रेट, अब वाई ने भी खर्चा किया है, फ्रेट का खर्चा 2,000 रुपए, कार्टेज फ्रेट एंड कार्टेज 500 गोडाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस, ये सब खर्चा वाई ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट को अपने गोडाउन तक उसे लाना पड़ेगा तब ना बेचेगा, तो फ्रेट का खर्चा लग गया, फ्रेट कार्टेज, गोडाउन में जहां रखता है गोडाउन रेंट लगता है, इंश्योरेंस का खर्चा कर रखा है। ऑन 31 दिसंबर 2019 ही सेंट हिज अकाउंट सेल्स, अब अकाउंट सेल्स कौन बेचता है, जो बेचेगा, बेचता कौन है, कंसाइनी, मैंने पहले ही डिफरेंस में बताया। तो अकाउंट सेल्स भेजा है जहां पर क्या लिखा हुआ है, अलोंग विद द अमाउंट ड्यू टू एक्स, वहां पर बता दिया है कि मैंने 4/5 showing that 4/5 of the goods had been sold for 55,000, मैंने 4/5
अमाउंट का गुड्स बेच दिया है 55,000 में, Y is entitled to commission 10%, Y को 10% कमीशन दिया जाएगा। वन ऑफ द कस्टमर टर्न्ड इंसॉल्वेंट, एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया और वो पे नहीं कर पा रहा है 600 जो उससे मिलने वाला था, एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम, सो द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बुक्स में जर्नल एंट्री दिखाओ और लेजर भी करके दिखाओ, ऐसा हमें बोला गया। ठीक है, तो हम लोग पहले जर्नल एंट्री करते फिर लेजर करेंगे कंसाइनर के बुक्स में। यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है, क्योंकि जर्नल उतना नहीं आता है इसमें, देखो आ सकता है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे नहीं आता है, लेकिन नॉर्मली नहीं आता है, लेजर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना उतना जर्नल नहीं, क्या बोलते हैं उसे, नैरेशन नहीं लिख रहे हैं, नैरेशन तुम लोग खुद लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 जुलाई को गुड्स भेजा है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन, क्योंकि जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन के हिसाब से होता है। 1 जुलाई को गुड्स भेजा गया है, 1 जुलाई 2019, ठीक है, गुड्स भेजा गया है, तो गुड्स भेजने का एंट्री क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब भी एंट्री करेंगे तो कंसाइनमेंट का यूज करेंगे एज ए नॉमिनल अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को यूज करेंगे एज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और कुछ भी परचेज सेल होगा वो थ्रू कंसाइनमेंट हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, अगर हम लोग गुड्स किसी को भेज रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री इस तरह से होगा, ये देखो कंसाइनमेंट में खर्चा होगा, क्योंकि अगर हम लोग कंसाइनमेंट बिजनेस करना चाहते हैं तभी ना आप लोगों ने वाई को गुड्स भेजा है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, एंट्री इस तरह से होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, बिजनेस में खर्चा है, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदने का खर्चा होता है ना, कितने का खर्चा किया है, 50,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बिजनेस में खर्चा हुआ और इसको भेज दिया गया टू गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट, कितना हो गया 50,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 1 जुलाई का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 1,000 पैकिंग का भी खर्चा किया है, तो सेम डेट पे ही क्या होगा, पैकिंग का खर्चा, पैकिंग का खर्चा करने से क्या एंट्री होगा, पैकिंग का खर्चा करना है तो पॉकेट से पैसा जाएगा, किसका, कंसाइनी का, क्योंकि खर्चा, सॉरी कंसाइनर का खर्चा किसने किया है, कंसाइनर ने किया है, 1,000 पैकिंग का खर्चा, तो पॉकेट से पैसा जाएगा तो टू कैश या बैंक होगा। और अभी अभी मैंने बोला कि कंसाइनमेंट का कुछ भी खर्चा हो हमें कंसाइनमेंट नॉमिनल अकाउंट के थ्रू से करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट मानेंगे, all income and expenses are debited, all income and all expenses and losses are debited, all income and gains are credited होगा थ्रू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अगर हम लोग यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं 1,000 रुपीज पैकेजिंग का, तो 1,000 रुपीज का पैसा चला गया, किसके पॉकेट से गया, एक्स के पॉकेट से गया। ठीक है, और डेबिट वो किसको करेगा, पैसा चला गया तो टू कैश या बैंक, डेबिट किसको करेगा, बिजनेस का खर्चा है, तो ऐसे कंसाइनमेंट। देखो नॉर्मली खर्चे को हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते थे, पैकेजिंग का खर्चा को लिख सकते, पैकिंग एक्सपेंसेस टू कैश, ये होता है नॉर्मल जर्नल एंट्री। लेकिन कंसाइनमेंट में हमें क्या करना है, पैकिंग बोल के अलग से नाम नहीं लिखना है, सारे खर्चे को हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाना है, सारे लॉसेस को दिखाना है, कुछ इनकम गेन्स होगा तो भी कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू से ही करना है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर पैकिंग एक्सपेंसेस टू कैश की जगह लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अगर एक बार जर्नल समझ जाते हो तो लेजर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, देखो वाई ने 30,000 का बिल्स, আমি বলছি ম্যাম কনসাইনমেন্ট না লিখে যদি কনসাইনর অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ হতো না, কনসাইনার নিজের বুক সে নিজের নাম কি করে লিখবে, কনসাইনার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ কিভাবে, এটা তো কনসাইনার নিজের বুক সে লিখছে, রামের বুক সে রামের নাম লেখা যাবে, ইন দা বুকস অফ এ বলে কখনো এ নিজের এন্ট্রি করে, কখনো নিজের বুক সে নিজের নাম লেখা যায় কি, ভাব এটা তো বেসিক, নিজের বুক সে নিজের নাম লেখাই যাবে না কখনোই না। যদি ধরো রাম নিজের বিজনেসে ক্যাপিটাল ইন্ট্রোডিউস করছে, তাহলে আমরা ক্যাশ টু ক্যাপিটাল কেন, মানে ক্যাশ টু রামস ক্যাপিটাল আমরা লিখতে পারি, কারণ বিজনেস আর রাম আলাদা। কিন্তু তুমি যেটা বলছো এখানে, তুমি বলছো কনসাইনার, কনসাইনার ডেবিট মানে এখানে তাহলে ডেবিটটা কেন করবো সেটা বলো, টু ক্যাশ মানে তো টাকার আউটফ্লো হলো, কোনো কিছুকে ডেবিট করার মানে কি হতে পারে, কনসাইনার তো একটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, তাহলে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ডেবিট হওয়া মানে কি হয়, ডেবিট দ্য রিসিভার, তো এখানে কি কনসাইনার 1,000 টাকা পাবে, আমরা যদি কনসাইনার না। ডেবিট টু ক্যাশ, তাহলে
কনসাইনমেন্ট তো এটা নিজের বিজনেসে খরচা করেছে, এটা যদি ও নিজে এই খরচাটা যদি ও কনসাইনমেন্টে না করে নিজের ডেইলি বিজনেসে করতো তাহলে ও কি লিখতো? প্যাকিং এর যেমন স্যালারি এন্ট্রি কি করো তোমরা, যদি কাউকে স্যালারি দাও, তোমার বিজনেস আছে, তুমি কাউকে স্যালারি দিচ্ছ, তাহলে কি এন্ট্রি করো? বা তুমি প্রিন্টিং পোস্টেজ দিবে, হ্যাঁ বলো। স্যালারি টু ক্যাশ। তুমি যদি প্রিন্টিং পোস্টেজ কিনেছো তোমার বিজনেসের জন্য, তাহলে তুমি কি এন্ট্রি করবে? ধরো তুমি পেন্সিল কিনেছো নিজের বিজনেসে, পেন্সিল পেন বা এই ধরনের কোনো ছোটখাটো জিনিস কিনেছো যাতে তুমি মানে তোমার বিজনেসের রিকোয়ারমেন্টে, তাহলে কি লেখো? স্টেশনারি বলে লেখো, ঠিক আছে? তো এখানে তো সেই খরচাগুলোর নাম আমরা দেবো না, এটাই নিয়ে মানে এখানে সিস্টেমটা এটাই কি আমি খরচাগুলোর নাম ইন্ডিভিজুয়ালি না দিয়ে আমি কনসাইনমেন্টের থ্রুতে করবো, কনসাইনমেন্টকে এখানে নমিনাল অ্যাকাউন্ট করতে হবে। বুঝতে পেরেছি। अच्छा, यहाँ पर देखो फिर बोल रहा है वाई ने स्पेंड किया है 2000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज, ठीक है? सॉरी ये वाला पहले बिल्स देखो, बिल्स इसने एक्सेप्ट किया है, किसने? एक्स के बिहाफ में, ठीक है? सॉरी एक्स के बिहाफ में बोल रहे हैं। वाई रिसीव द गुड्स, वाई ने गुड्स रिसीव कर लिया और उसने उसका एक्सेप्टेंस लिख के दे दिया। एक्सेप्टेंस का मतलब एक्चुअली बिल्स एक ऐसा प्रोफॉर्मा होता है जहां पर लिखा हुआ रहता है रिसीव, जैसे लेटर वगैरह होता है ना, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल्स का जो कागज होता है उसका एक फॉर्मेट होता है, वहां पर जो बिल्स एक्सेप्ट कर रहा है उसको साइन करके एक्सेप्ट करके भेज देना पड़ता है जिसने बिल्स ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर बिल्स ड्रॉ किसने किया है? बिल्स ड्रॉ किया है एक्स ने, और बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किसने किया है? वाई ने, ठीक है? तो बिल्स एक्सेप्ट किया है, तो उसका मतलब कंसाइनर ने बिल्स ड्रॉ किया है। बिल्स ड्रॉ करने का एंट्री ये होता है बिल्स रिसीवेबल, हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं बीआर, ठीक है? बीआर और बीपी बोला जाता है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है? इसका मतलब वाई से 30,000 हमें मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है तभी तो तुम लोग लिखते हो बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई से मुझे बिल्स रिसीवेबल मिलेगा और मैंने ये ड्रॉ किया है 3 जुलाई को। ये देखो यहाँ पर 3 जुलाई को उसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने का मतलब ही होता है साइन करना, और जिस दिन साइन किया उस दिन से बिल्स वैलिड हो गया। अब ये पैसा जो है 3 मंथ्स बाद मिलेगा। 3 मंथ्स बाद मतलब वाई ऐसे बोल रहा है एक्स को कि हम आपको 30,000 3 मंथ्स बाद दे देंगे, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है, ठीक है? अच्छा, 3 मंथ्स बाद कौन सा डेट आता है? 3 मंथ्स बाद आ जाएगा, देखो यहाँ पर 3 जुलाई है, 3 जुलाई से लेके 3 अगस्त, 3 अगस्त से लेके 3 सितंबर, 3 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर, ये होता है 3 मंथ्स, ठीक है? 3 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स 3 अक्टूबर को होगा। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक रूल्स है, तुम लोग अगर 11 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो तो देख सकते हो, अगर नहीं है तो तुम लोग अभी भी पढ़ोगे, ठीक है? मतलब तुम लोग का है सभी का ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो वहां पर क्या होगा, 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। जो डेट आता है, जैसे अभी हम लोग का आया था 3 अक्टूबर, लेकिन 3 दिन ग्रेस बोलते हैं, ग्रेस का यानी छूट, ठीक है? जैसे तुम लोग कभी कभी बोलते हो ना एग्जाम देते देते 2 मिनट और लिखने दे दीजिए, तो अच्छा ठीक है जाओ 2 मिनट और लिख लो, मतलब ग्रेस। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो इसीलिए वो 3 अक्टूबर 6 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है? 6 अक्टूबर में पैसा मिलेगा। पैसा मिलने का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक या कैश? कौन पैसा देगा? जो बिल्स एक्सेप्ट किया है, मतलब वाई ने प्रॉमिस किया है ना हम 3 मंथ्स बाद आपको 30,000 दे देंगे, उसको रिटर्न कर दिया है प्रूफ के लिए, तो पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्स चला जाएगा। देखो पैसा मिलने से बिल्स चला जाएगा, जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो क्या करते हो, कैश टू डेटर, डेटर एसेट है, डेटर चला गया, उसी तरह से कैश या बैंक टू क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया, ठीक है? तो नेट एंट्री क्या हो गया देख सकते हो, नेट एंट्री बिल बीआर डेबिट बीआर क्रेडिट कैंसिल, नेट एंट्री हो जाता है बैंक टू वाई, ठीक है? ये पैसा मिल पहले अगर डायरेक्ट मिल जाता तो हम लोग बैंक या कैश टू वाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैसे मिला, यहाँ पर हमें 2 स्टेप पे मिला। पहले बिल्स ड्रॉ हुआ एज ए प्रूवमेंट, उसके बाद 3 मंथ्स बाद मिला, और नेट एंट्री हुआ बैंक टू वाई, पैसा मिला लेकिन वाई क्रेडिटर बन गया। क्यों क्रेडिटर बन गया, बैंक टू वाई हुआ ना नेट एंट्री, देखो ना बीआर डेबिट बीआर क्रेडिट, बैंक टू वाई, वाई क्यों क्रेडिटर हो गया, क्योंकि देखो वाई का यहाँ पैसा देने का कोई मतलब नहीं बनता है, वो तो एक ट्रस्ट के लिए दिया जा रहा है कि एक्स को एक तसल्ली रहे कि वाई उसे धोखा नहीं देगा, लेकिन वाई का तो यहाँ पैसा इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। वाई तो कमीशन एजेंट है, वाई काम करेगा अपना कमीशन लेगा, और बाकी पैसा सारा जो है वो तो एक्स का ही होना चाहिए। इसीलिए देखो वाई क्रेडिटर हो गया, मतलब बाद में वाई ये 30,000 अपना रिकवर कर लेगा एक्स से, अभी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के थ्रू से रख रहा है, ठीक है?
अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर वाई ने फिर खर्चा करना स्टार्ट किया, बट एक चीज सोचो, ये वाई जो खर्चा कर रहा है ना, ये वाई खर्चा करके मतलब ये नहीं कि अपने पॉकेट से खर्चा किया तो वैसे ही रख देगा, नहीं, ये वाई ये पैसा बाद में कंसाइनर से लेगा। हम लोग तो कंसाइनर का ही बुक्स बना रहे हैं, तो कंसाइनर को पता चला कि वाई ने 2000 फ्रेट और कार्टेज का खर्चा किया, तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा? तो देखो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर एंट्री करेगा, डेट कौन सा दे, यहाँ पर कब खर्चा किया इसका कोई डेट नहीं दिया, हम ईयर एंड दे देते हैं, ठीक है, ईयर एंड इनका 31 दिसंबर 19 है, तो वाई ने खर्चा किया है, तो वाई को मुझे ये 2000 देना पड़ेगा, ठीक है, सोचो वाई को 2000 देना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर और क्या खर्चा किया है, 500 गोडाउन रेंट और 300 इंश्योरेंस, तो एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बिजनेस का खर्चा है, किसका, कंसाइनर, कंसाइनर कौन है, एक्स, एक्स के बिजनेस का खर्चा है, वो अपने सारे बिजनेस के खर्चे को कैसे करेगा, देखो वैसे तो खर्चे को हम लोग डेबिट करते हैं, यहाँ पर खर्चे को डेबिट किसके थ्रू से करना है, हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू से, ठीक है, तो ऐसे लिखेगा, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या करेगा, देखो ये जब यहाँ पर खर्चा हुआ था जो एक्स ने किया था उसका एंट्री क्या हुआ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पैकिंग वाला खर्चा, ठीक है, यहाँ पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन टू कैश या बैंक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कैश या बैंक तब होता अगर एक्स खुद से पे करता, यहाँ पर एक्स खुद से पे नहीं कर रहा, वाई एक्स के बिहाफ में कर रहा है, क्योंकि एक्स के लिए पॉसिबल नहीं अभी पैसा देना, बाद में हिसाब देगा तो वो खर्चा रिवर्स कर देगा, तो इसीलिए यहाँ पर वाई क्या बन गया, वाई बन गया क्रेडिटर, लाइबिलिटी, कि वाई ने मेरे लिए खर्चा किया है कितना, 2000 प्लस 500 प्लस 300, वाई ने मेरे लिए खर्चा किया है 2000 प्लस 500 प्लस 300, ये वाई का खर्चा नहीं है, वाई मेरे बिहाफ में कर रहा है ताकि मेरा बिजनेस जो है वो मतलब उसने उसको जो काम करना है वो पूरा पूरी वो कर पाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 और ये हो गया 2800, ठीक है, 2800 का खर्चा कौन कर रहा है, मेरे बिजनेस का खर्चा वाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एजेंट है वो कर सकता है, बाद में उसको हम लोग पे कर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 31 दिसंबर को वाई ने एक अकाउंट सेल्स भेज दिया, ठीक है, क्या बोला, along with the amount due to x, ठीक है, एक्स को कितना पैसा मिलेगा उसके हिसाब से पूरा एक अकाउंट सेल्स बना के भेज दिया, जहां पर उसने बताया मैंने 4/5 ऑफ द गुड्स बेच दिए 55,000 में, तो सेल का एंट्री होगा, बेच देना मतलब सेल, नॉर्मल सेल का एंट्री क्या होता है, देखो कैश टू सेल्स होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है डेटर टू सेल, अगर क्रेडिट एंट्री करो, तो यहाँ पर हमारे पास तो पैसा नहीं आ रहा है, एक्स के पास पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि पैसा किसके पास आ रहा है, वाई के पास, क्योंकि वो बेच रहा है, तो कैश कैसे आएगा, कस्टमर से एक्स के पास नहीं आएगा, कस्टमर से वाई के पास आ रहा है, वाई फिर वो पैसा एक्स को देगा, तो ये एंट्री तो नहीं होगा, ठीक है, तो डेटर टू सेल, अब डेटर कौन है वो भी तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे बिहाफ में तो वाई बेच रहा है, डेटर वगैरह वो हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब डेटर टू सेल्स भी नहीं होगा, तो हम पैसा किन से लेंगे, हम लोग तो सिर्फ वाई को जानते हैं, भाई वाई किसको बेच रहा है हम लोग तो उन्हें जानते भी नहीं है, तो हम लोग डेटर की जगह क्या करेंगे, वाई को डेबिट करेंगे कि हमें अपना सेल का पैसा वाई से मिलेगा। अब टू सेल्स नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि कंसाइनमेंट में तुम लोगों को जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट का यूज करना है तुम लोग उसको कंसाइनमेंट लिखो, ठीक है, ये रूल्स होता है इसीलिए ताकि ये हम लोग बोल पाए कि कंसाइनमेंट से कितना हमारा अर्निंग हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर पाए, मान लो एक सिर्फ कंसाइनमेंट में नहीं करता है, दूसरे तरह मतलब नॉर्मल बिजनेस भी अपना करता है, कंसाइनमेंट से सेल भी करता है, नॉर्मल बिजनेस भी करता है, अब हर जगह टू सेल्स लिखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, नॉर्मल बिजनेस में टू सेल्स, फिर कंसाइनमेंट का सेल कितना था, इसीलिए इसको कंसाइनमेंट के थ्रू से दिखाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी सेल होगा, सेल होने से पैसा मिलेगा वाई से, जैसे देखो वाई खर्चा करने से वाई को पैसा देना पड़ता है, तो वाई क्रेडिटर, वाई से जब भी पैसा मिलेगा वाई को बनाओ डेटर, सिंपल इस तरह से, वाई अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, वाई से ये पैसा मिलेगा 55,000, ठीक है, ये हो गया 55,000। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, वाई को कमीशन मिलेगा 10%, अब वाई को कमीशन मिलेगा उसका एंट्री कैसे होगा, वाई का कमीशन का एंट्री हो जाएगा, कमीशन देना खर्चा है, वाई को पैसा मिलेगा तो वाई को बनाओ क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिट लाइबिलिटी बनाओ, खर्चा है बिजनेस का, कंसाइनमेंट का खर्चा है, कंसाइनमेंट कर रहे हैं तभी कमीशन देना पड़ रहा है, वैसे तो कमीशन का खर्चा क्या होता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू जिसको पे करेंगे, यहाँ पर कमीशन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हर एक खर्चे या इनकम या गेन या लॉस को कंसाइनमेंट के थ्रू से लिखना है, ये हम बार बार अभी बोल रहे हैं, ठीक है, बाद में तुम लोग इसका आगे करो। अब कमीशन 10% बोला है, अब कौन सा कमीशन है, कुछ नहीं बोला है तो ऑर्डिनरी कमीशन है, तो 10% ऑन ग्रॉस सेल होगा, ग्रॉस सेल कितना है 55,000, तो 55,000 पे
10% लगा लो, 55,000 पे 10% यानी कितना हो जाएगा 550, 55,000 पे 10% 5500 है ना, 5500 हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है कि वन ऑफ द कस्टमर, एक कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया बट वो 600 इसीलिए पे नहीं कर सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया एंड कुड नॉट पे 600 ड्यू फ्रॉम हिम। अब देखो बैड डेप्ट हुआ है, तो बैड डेप्ट किसका हुआ है, बैड डेप्ट किसका हुआ है, बैड डेप्ट हुआ है कंसाइनर का, क्योंकि कंसाइनर का ही नॉर्मली बैड डेप्ट होता है। जब तक हमें क्वेश्चन में ये ना बता दे कि कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन दे रहा है, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि ये डेल क्रेडियर कमीशन नहीं, यहाँ पर तो नहीं बोला है, तो इसका मतलब बैड डेप्ट किसको इनकर्ड होगा, कंसाइनर को होगा। कंसाइनर का बैड डेप्ट हुआ है तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर के बुक्स में वो एंट्री करेगा मेरे बिजनेस का लॉस है, लॉस को कहां से दिखाना है, कंसाइनमेंट। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं बैड डेप्ट, बैड डेप्ट डेबिट लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग लिखते हैं बैड डेप्ट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट डेबिट टू सन्ड्री डेटर, लेकिन यहाँ पर बैड डेप्ट नहीं लिख सकते, बैड डेप्ट को लिखना पड़ेगा कंसाइनमेंट के थ्रू से, ठीक है, कंसाइनमेंट के थ्रू से। और डेटर कौन है, डेटर कौन है हमें नहीं पता, कौन सा डेटर है वो तो वाई को ही पता है, तो हम लोग डेटर की जगह यहाँ पर किसको क्रेडिट करेंगे, वाई को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, इस तरह से वाई को क्रेडिट करेंगे, मतलब हम लोगों को वाई से जो पैसा मिलेगा उसमें से इतना पैसा नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कोई डेल क्रेडियर कमीशन होता, डेल क्रेडियर कमीशन होता कि कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन मिल रहा है, ये हम अपने से ऐड करके बता देते, तो इस पॉइंट के लिए कोई एंट्री नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बैड डेप्ट जब कंसाइनी हेडेक ले रहा है तो कंसाइनर के बुक्स में उसका क्या एंट्री होगा, कुछ भी नहीं होगा, 600 लॉस पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें नहीं बोला है डेल क्रेडियर कमीशन, तो हमारा आंसर ये था। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, सो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, बस और कुछ नहीं बोला है। अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे और भी 2 एंट्री होगा, ठीक है। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना स्टॉक बच गया, ठीक है, उसका एक एंट्री होगा, जो स्टॉक बच गया, क्योंकि देखो क्यों बच गया ये मुझे कैसे पता चला, 4/5 गुड्स बिका है, तो बाकी स्टॉक रह गया होगा, तो 1/5 रह गया होगा, उसका वैल्यू क्या है वो क्लोजिंग स्टॉक की तरह हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को तुम लोग कैसे लिखते हो, जैसे ट्रेडिंग में लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को आज के डेट पे इन्वेंट्रीज भी बोला जाता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इन्वेंट्रीज लाइन विथ वाई, ठीक है, वाई के पास जो इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक बच गया है, टू क्या हो जाएगा, टू कंसाइनमेंट, ट्रेडिंग की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कंसाइनमेंट। अब देखना पड़ेगा कितना स्टॉक रह गया, उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कैसे कैलकुलेशन होता है, पहले हम लोग लिखेंगे इस तरह से, गुड्स सेल टू कंसाइनी, कंसाइनी को कितना गुड्स भेजा गया, अगर हमारे पास यूनिट अवेलेबल होता है क्वेश्चन में तो हम लोग यूनिट भी लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है, इस क्वेश्चन में बोला गया 50,000 का स्टॉक भेजा गया। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो ऑल एक्सपेंसेस, समझाते हैं ये क्या है, इनकर्ड बाय कंसाइनर यानी कि एक्स, ठीक है। कंसाइनर अगर इसके अलावा स्टॉक के मेन प्राइस के अलावा कुछ भी खर्चा करता है तो वो ऐड होगा, क्या खर्चा किया है, 1000 रुपीज खर्चा किया है। अब ये ऐड क्यों हो रहा है, देखो जब भी तुम लोग अगर मान लो घर पे मान लो एक फ्रिज ला रहे हो, फ्रिज खरीद के ला रहे हो, ठीक है, अब फ्रिज का प्राइस है मान लो 15,000, ठीक है। अब उस फ्रिज को लेके आने के लिए तुम लोगों ने एक गाड़ी भाड़ा किया, ठीक है, वो गाड़ी भाड़ा मान लो लग गया तुम लोग का 1000 रुपए, तो तुम लोग बोलोगे 15,000 का तो फ्रिज है, 1,000 और लग गया 16,000, और इधर उधर का खर्चा मिला के और 1,000, 17,000 का फ्रिज हो गया। मतलब तुम लोगों ने क्या किया, उसको ऐड कर दिया। तुम लोग अभी ये नहीं बोलोगे कि 15,000 का फ्रिज है, तुम लोग बोलोगे फ्रिज तो 17,000 का पड़ गया, ठीक है। हाँ, बाइफरकेट जरूर करोगे कि 15,000 सिर्फ और सिर्फ फ्रिज का परचेज प्राइस, लेकिन उसके साथ बाकी ये सब जो एडिशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई एक्सपेंसेस इनकट किया जा रहा है, प्रोडक्ट को उसके कंडीशन मतलब उसको भेजने के कंडीशन
के लिए, ठीक है, या फिर प्रेफरेबल कंडीशन के लिए, तो वो ऐड होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐड होके हो गया 51,000, मतलब जो स्टॉक भेजा गया था वो अब सिर्फ 50,000 का नहीं हुआ, वो 51,000 हो गया। और यहाँ पर मैंने जो ये ऑल लिखा है इसको ध्यान से देखो, कंसाइनर जितना भी खर्चा करेगा, जैसा भी इनकर्ड खर्चा करेगा, ठीक है, गुड्स के अलावा, वो सारा का सारा खर्चा ऐड होगा। ऐसा क्यों लिखा है अभी नेक्स्ट पॉइंट में तुम लोग समझोगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स reached to the city of कंसाइनी, मतलब कंसाइनी के सिटी में जो गुड्स जाके पहुंचा, ठीक है, उसका कॉस्ट 50,000 नहीं है, 51,000। उसके बाद यहाँ पर क्या करना चाहिए, हम लोग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सीख रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया है, कंसाइनर का सारा खर्चा ऐड होगा, लेकिन कंसाइनी का क्या होगा उसके लिए एक वर्ड लिखेंगे, वो समझाएंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनी। कंसाइनी का सिर्फ इनकर्ड माने पे तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, ठीक है, कंसाइनी ने कौन कौन सा नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पे किया है, सिर्फ वही ऐड होगा, ठीक है। अब कंसाइनी ने तो बहुत सारा खर्चा किया है, जैसे कि फ्रेट एंड कार्टेज 2000, गोडाउन रेंट 500, 300 ऑन इंश्योरेंस। अब नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो बार बार ऑकर्ड नहीं होगा, मतलब पीरियोडिक वे से नहीं चलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा खर्चा है जो बार बार नहीं सर्कुलेट होगा, फ्रेट कार्टेज, गोडाउन रेंट या इंश्योरेंस। फिर हम मतलब भी समझाएंगे, नॉन रिकरिंग का पूरा मतलब समझाएंगे, अभी मैंने सिर्फ लैंग्वेज बताया कि जो बार बार रीऑकर नहीं होता है, नॉट रीऑकरिंग, इसीलिए नॉन रिकरिंग। तो फ्रेट कार्टेज, गोडाउन और इंश्योरेंस, इसमें नॉन रिकरिंग कौन सा खर्चा है, रेंट तो एक पीरियोडिक, हाँ सिर्फ फ्रेट एंड कार्टेज, बाकी देखो रेंट जो है वो पीरियोडिक वे से चलता है, इंश्योरेंस भी पीरियोडिक वे से चलेगा, तो फ्रेट एंड कार्टेज, ठीक है, हम मतलब समझाते हैं क्यों यही वाला होगा, फ्रेट एंड कार्टेज, यही वाला सिर्फ हमें ऐड करना है, और क्यों वो भी बताते हैं। यहाँ पर होगा 2000, ठीक है, और अभी सेल करने के पहले उस स्टॉक का वैल्यू बढ़ के अभी 53,000 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो अब जो बेचने के लिए अवेलेबल है वो है 53,000 का, था 50, वहां से हो गया 53,000, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने बेच दिया है, कितना बेचा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बेचा है, 4/5, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो हमें क्वेश्चन बता रहा है, 4/5 बेच दिया है, 4/5, ठीक है। तो इसका 4/5 बेच देते हैं, कितना हो जाएगा, 53,000 का 4/5 देखो कितना होगा, 53,000 42,400, ठीक है, 42,400। अब तुम लोग सोच रहे हो ये तो 55,000 में बेचा है, हाँ वो सेल प्राइस है, ये तो कॉस्ट है। इस 42,400 के प्रोडक्ट को सेल किया है 55,000 में, तो कंसेप्ट मतलब अलग हो गया ना, ये सेल है, इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एडेड है, और इसमें क्या है, ये हम लोग का कॉस्ट है, मतलब कितना प्रॉफिट क्या होगा, माइनस 55,000 करके देखो 12,600 का प्रॉफिट क्या होगा, ये कॉस्ट है। तो बच्चा जो नहीं बेच पाया वही क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, कितना हो रहा है, माइनस करो, 53,000 माइनस 42,400, ये हो गया 10,600, हाँ 10,600। एक तो ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 53,000 का 1/5 कर लो, या तो ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्टली कर लो तो भी होगा, 4/5 बेच दिया है तो बचा कितना, 1/5, तो 53,000 का डायरेक्टली 1/5 करो तब भी 10,600 आएगा, बात तो एक ही है, क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, और उसके हिसाब से मेरा इस एंट्री का वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर लिया 10,600, ठीक है, 10,600 मैंने वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया।
बट अभी नॉन रिकरिंग का पूरा मैंने नहीं बताया, वो पूरा बताएंगे अब, ठीक है। यहाँ पर सारा एक्सपेंसेस ऐड होगा, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो कंसाइनर का भी गोडाउन रेट, कंसाइनर के पास कोई रिकरिंग खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कंसाइनर का वही खर्चा लिखा हुआ रहेगा जो खर्चा करके वो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह यानी कंसाइनी के पास तक भेज सकता है। लेकिन कंसाइनी का रिकरिंग खर्चा हमारे पास रहेगा, लेकिन हमें नॉन रिकरिंग ही लेना है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो गया, ऐसे लिखता है, इट रेफर्स, ये नोट है, मतलब अपनी जानकारी के लिए लिख लो, इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस which incurred in order to being in order to bring stock to their present location and condition, that is up to गोडाउन, ठीक है। गोडाउन तक पहुंचाने का जो भी खर्चा होता है, गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा मतलब जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो, जितने तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वही होता है हम लोगों का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि स्टॉक को लेके आने के लिए वेजेस दे रहा है, फ्रेट, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, इस तरह के खर्चे को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और रिकरिंग क्या होता है, वेयर एज रिकरिंग expenses refer to those which can't be considered to put the stock in their present location and condition, ठीक है। मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब वो सारा खर्चा नहीं होता है जो स्टॉक को अपने प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए, मतलब सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है। रिकरिंग का मतलब जैसे जो पीएल में लिखते हो, सैलरी हो जाता है, रेंट हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, इस तरह के खर्चे को हम लोग बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो रिकरिंग एक्सपेंसेस को डायरेक्टली प्रोडक्ट में जोड़ोगे तो बेचोगे कैसे, प्रोडक्ट का प्राइस तो बढ़ जाएगा। तो जितने भी नॉन रिकरिंग है हम लोग वही ऐड कर सकते हैं। अब कंसाइनी में ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, कंसाइनर वाले केस में क्यों नहीं ऐसा लिखा गया, क्योंकि कंसाइनर का कोई रिकरिंग खर्चा हमें देगा ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। हमें हमेशा नॉन रिकरिंग ही देगा, क्योंकि कंसाइनर क्या लिखेगा, कंसाइनर ये लिखेगा कि मुझे गुड्स को भेजने का क्या खर्चा हुआ, तो वो तो रिकरिंग हो जाएगा, सॉरी नॉन रिकरिंग हो जाएगा। लेकिन कंसाइनी का दोनों तरह का खर्चा हमें क्वेश्चन में मिल सकता है, इसीलिए हमें क्या करना है, ढूंढ ढूंढ के सिर्फ नॉन रिकरिंग ही लिखना है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ऑल इसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों का ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमें बोला था इसका लेजर बनाओ, तो ठीक है लेजर बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोला था लेजर बनाने के लिए, तो क्या क्या लेजर बनेगा सारा ही लिख लेते हैं। जैसे एक बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, तुम लोग डेबिट क्रेडिट पूरा प्रेजेंटेशन कर लो, ठीक है। हम क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज करवाना होता है तो हम इस तरह से ही लिखते हैं, ठीक है। तुम लोग पूरा लिख लो, मतलब बाद में लिख दो, और क्या, अभी अगर नहीं लिख पा रहे हो तो जगह रख दो, बाद में। ম্যাম ডেটের কলাম কাটবো? হ্যাঁ সব করতে হবে, সবই প্রেজেন্টেশন করতে হবে। আমি কিন্তু করছি না, কারণ আমাকে তো অনেকগুলো অঙ্ক করাতে হবে, তো আমি সময় পাবো না, এই জন্য আমি বলে দিই। তোমাদেরকে সব কলামই করতে হবে, যেরকম লেজার হয় এক্স্যাক্টলি সেরকমই করতে হবে, डेट पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट सब। ये हो गया गुड से। फिर वाई अकाउंट बना लेते हैं। ये फॉर्मेट लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये मतलब रफली हो गया ना, ऐसे करके थोड़ी ना करोगे एग्जाम में। वाई, अच्छा, उसके बाद तुम लोग डेबिट क्रेडिट सब लिखोगे, ठीक है। उसी टाइम के अंदर तुम लोग को लिखना इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, ये एक अकाउंट हो जाएगा। नेसेसरी लेजर बना रहे, ठीक है। तो नेसेसरी लेजर में ये काफी है।
अच्छा अब देखो तुम लोग क्रॉस पोस्टिंग करो देख देख के मुझे ये देखो हम एक दिखा देते हैं क्रॉस पोस्टिंग। देखो पहले मतलब नॉर्मली लेजर पोस्टिंग कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 50,000। यहाँ पर लिख देते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, हम बार बार बोल रहे हैं, हम शॉर्टकट में इसीलिए करेंगे क्योंकि एक एक क्लास में 8-10 क्वेश्चन करवाना पड़ता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो जिन लोगों को पता है ठीक है, हम शॉर्टकट में ही लिखते हैं, तुम लोग लेकिन अपना पूरा लिखोगे, ऐसे लिख के एग्जाम में तो आना नहीं है, नहीं तो 0 बैठा देगा। ठीक है, तो 50,000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद उसने पैकिंग का खर्चा किया था, कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक, तो टू बैंक लिख देते हैं, टू कैश या बैंक जो भी यूज करते हैं, तो बैंक यूज कर लेते हैं, बैंक हो गया 1,000। यहाँ हाइफन देके लिख सकते हो पैकिंग का खर्चा। अच्छा इसके बाद BR to Y, ठीक है, BR to Y बिल्स रिसीवेबल टू Y, तो यहाँ पर Y में लिख सकते हैं बाई BR 30,000। ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल का तो हम लोगों ने कोई अकाउंट बनाया नहीं है इसीलिए उसका पोस्टिंग का जरूरत भी नहीं है। अच्छा बैंक टू BR, ठीक है, तो बैंक टू BR तो ना हमारे पास बैंक का लेजर है ना तो बिल्स रिसीवेबल का है, तो ये पोस्ट कहीं नहीं होगा। कंसाइनमेंट टू Y, अगर तुम लोग बैंक या BR का लेजर बनाते हो तो पोस्ट कर सकते हो, बाकी कंसाइनमेंट में नेसेसरी नहीं होता, इसलिए मैंने नहीं बनाया। बैंक टू BR का पोस्टिंग नहीं हो रहा है एटलीस्ट हमारे लेजर के हिसाब से। तो कंसाइनमेंट टू Y 2,800 ये लिख देते हैं, 2Y 2,800, 2Y ये हो जाएगा 2,800। ये कौन सा था, ये एक्सपेंसेस वाला था, ठीक है, जो Y ने किया है। अच्छा उसके बाद Y टू कंसाइनमेंट, तो बाई Y 55,000, बाई Y 55,000, ये क्या है, सेल प्रोसीड्स बोल सकते हैं, मतलब सेल करके जो पैसा आया 55,000। ठीक है, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दे Y अकाउंट में, टू कंसाइनमेंट, और यहाँ पर लिख देते हैं टू कंसाइनमेंट सेल्स प्रोसीड्स 55,000, और ये वाला भी क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस 2,800। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कंसाइनमेंट टू Y ये कर लिया, कंसाइनमेंट टू Y फिर से ये कमीशन वाला था शायद, नहीं ये बैड डेब्ट वाला था, कंसाइनमेंट टू Y, ठीक है, तो टू Y बोल के, सॉरी हाँ टू Y बोल के 600 बैड डेब्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर से टू Y बैड डेब्ट 600। ठीक है, यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट बैड डेब्ट वाला 600। तुम लोग ये सब कॉमा वॉमा नहीं दोगे, एग्जाम में पूरा लिखोगे, अभी अगर मेरे साथ साथ ऐसे लिख रहे हो तो लिख लो, बाद में ठीक करो। अच्छा उसके बाद इन्वेंट्रीज टू कंसाइनमेंट, तो बाय इन्वेंट्रीज 10,600, बाय इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कंसाइनिंग 10,600। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह बन गया। अगर तुम लोग देखो जैसे ट्रेडिंग में लिखते हो टू परचेज, ये परचेज की जगह हम लोग स्टॉक भेज रहे हैं, ठीक है, फिर कुछ खर्चा करते हैं जो भी मतलब खर्चा होता है हम लोगों का, ठीक है, और यहाँ मतलब ये ट्रेडिंग पीएल का कॉम्बिनेशन बन गया, सिर्फ ट्रेडिंग है ये भी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सारा खर्चा हमारा एडेड हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पर जब हम लोग 2,800 लिखे तब हम लोग लेकिन सिर्फ रेकरिंग खर्चा, मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाओ, नॉन रेकरिंग चूज करना है ओनली एंड ओनली क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, लेकिन क्या कंसाइनमेंट का बाकी खर्चा नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। Y जो है वो सिर्फ 2,000 ही थोड़ी ना लेगा एक से, वो तो 500 और 300 भी रिकवर करेगा, लेकिन वो हम लोग स्टॉक में ऐड नहीं कर सकते, वो बात अलग है, ठीक है, वो स्टॉक में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन खर्चा तो वो भी है। तो ये बिल्कुल ट्रेडिंग पीरियड का एक कॉम्बिनेशन है, और इससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा बिजनेस का क्या है, जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक की तरह है, ये सेल की तरह है, ट्रेडिंग में जो सेल और क्लोजिंग स्टॉक दिखता है ये दोनों उस तरह से है, ये है स्टॉक जो हम लोग परचेज करते हैं उसके तरह दिख रहा है। पैकिंग का खर्चा क्योंकि नॉन रेकरिंग है तो इसे मान लो ट्रेडिंग का खर्चा, Y का जो खर्चा इस पे रेकरिंग नॉन रेकरिंग दोनों है, तो कुछ PL का खर्चा मान लो, कुछ ट्रेडिंग का, ठीक है, बैड डेट जो है PL आइटम होता है, तो ये कंबाइनली ट्रेडिंग PL बन चुका है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर। अच्छा कमीशन का एंट्री तो नहीं किया मैंने, कमीशन भी तो था 5500 ये वाला, हाँ 2Y कमीशन 5500,
कमीशन 5500, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं बाय कंसाइनमेंट कमीशन 5500, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। चलो क्लोज करते देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर टोटल करते 55 और 10,600, तो ये हो गया 605 और 65,600, ठीक है। यहाँ पर 65,600। अब चेक करते हैं 50,000 और 1,000, 51,000, ये हो गया 60, ये कितना हो जाएगा? अच्छा, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। ये हो गया हम मैम लोगों का 5,700 अच्छा प्रॉफिट। 5,700 इधर आ रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया टू पीएल, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। इसको बैलेंसिंग फिगर लिख दो, बैलेंस करके आए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, इस अकाउंट को रीड करो। ये जैसे मैंने बोला ट्रेडिंग पीएल का कॉम्बिनेशन है, तुम लोग समझ गए। ट्रेडिंग पीएल का खर्चा है और इनकम इस तरह से लिखा हुआ है। ये देखो, इसको रीड करो। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि वाई के पास, वाई ने बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया है, कितना 30,000 का। और वाई को क्या क्या पे करना पड़ेगा, देखो। एक ये किसके बुक्स में हो रहा है, ये कंसाइनर के बुक्स में हो रहा है। तो कंसाइनर यानी कि एक्स, ये क्या सोच रहा है, एक सोच रहा है मुझे तो वाई से 55,000 मिलेगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बेच के उसने 55,000 अपने पास रख रखा है, वो मुझे 55,000 दे देगा। हमारे अंदर ऐसा ही बात हुआ है, ठीक है। लेकिन वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा मेरा 2,800 दो, मैंने जो खर्चा किया आपके भी आपने, ठीक है भाई ले लो। फिर बोलेगा बैड डेट 600, अब सेल में से इतना पैसा हम नहीं दे सकते, क्योंकि 600 वाला कस्टमर बैड डेट हो गया, तो 55,000 पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से 600 लेस हो जाएगा, क्योंकि 600 वाला कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया। 2,800 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खर्चा तो मुझे दे दो, क्योंकि मैंने किया है। और ये 5,500 मेरा कमीशन है, ये दे दो। और 30,000 मैंने आपको एडवांस दे रखा है। मेरा बिजनेस तो नहीं है कि हम पैसा लगाए, आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपने मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ किया, एडवांस दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा 30,000 भी लौटाओ। ये सब पैसा क्या करना पड़ेगा, ये सब पैसा वाई को देना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है, वाई ये सारा हिसाब भेज देता है और इतना पैसा रख के बाकी पैसा वो रिम्बर्स कर देता है। तो वाई 55,000 पूरा नहीं देगा, कितना देगा, ये सारा पैसा डिडक्ट करने के बाद। तो वाई बोलेगा 55,000 में से 30,000 मेरा, क्योंकि मैंने आपको 30,000 ऑलरेडी दे रखा है, जो कि मुझे मतलब सिर्फ ट्रस्ट के लिए देना पड़ा। 2,800 हम नहीं देंगे, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। 600 बैड डेट हो गया, तो 55,000 सेल में 600 वैसे ही नहीं मिलने वाला। 5500 का मेरा कमीशन है, तो बचता है 16,100, ठीक है। इधर बैलेंस आ रहा है 16,100, यानी ये 16,100 क्या होगा, एक्स को मिलेगा, किससे, वाई से मिलेगा। 55,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 16,100। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, पैसा मिलेगा तो बाई बैंक लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो बोलेगा कि बाई बैंक का मतलब हो गया पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। इसको रिवर्सली पढ़ोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। अगर हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं कि पैसा मिल गया, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पैसा मिले मतलब पेड नहीं हुआ है, पेबल मोड में है, मतलब अभी तक नहीं भेजा है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई बैलेंस सीडी रेमिटेंस, रेमिटेंस बोल के या फिर पेएबल बोल के लिख सकते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा, बैंक अकाउंट बोल के यहाँ पर हम बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, ये पैसा मिल जाएगा। तो ये एक एंट्री तुम लोग कर सकते हो जर्नल में, बैंक टू वाई बोल के, ठीक है। यहाँ पर एक एंट्री हम लोग कर सकते हैं एंड में कि कंसाइनी से कितना पैसा कंसाइनर को मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है। कितना मिला, 16,001, ये भी 16, अच्छा ये 16,000, ये 10,600, ठीक है। 16,100 आ गया, ये पैसा मिल। अच्छा, अब बाकी देखते हैं ये वाला गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो, ये क्रॉस पोस्टिंग करो, कंसाइनमेंट को गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पर लिखेंगे बाय कंसाइन 50,000, ठीक है, बाय कंसाइनमेंट 50,000। और ये स्टॉक कहां से ट्रांसफर हुआ होगा, ट्रेडिंग से, ठीक है। इसको क्लोज कहाँ किया जाता है, ट्रेडिंग में क्लोज किया जाता है। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि हम अपने बिजनेस का ही कुछ प्रोडक्ट जरूर कंसाइनमेंट में भेजते होंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लोज कहाँ करना है, ट्रेडिंग में, क्योंकि स्टॉक वगैरह कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग में ही लिखा जाता है, तो इसको ट्रेडिंग में क्लोज करेंगे। अच्छा, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, इसका क्या पोस्टिंग होगा, इसका तो एक ही पोस्टिंग होगा, ये वाला इन्वेंट्रीज जो बच गया टू कंसाइनमेंट,
कितना स्टॉक बच गया है 10,600 और इसको हम लोग क्या दिखाएंगे बाय बैलेंस ऐसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ और ये देखो यहाँ पर सेम ম্যাম এক্সামে এই দুটো অ্যাকাউন্ট বানাতে হবে ইনভেন্টরি আর ওই ক্যাশ এই সেলের অ্যাকাউন্টটা যদি বলে তাহলে তো নিশ্চয়ই বানাতে হবে আর যদি বলে নেসেসারি লেজার করতে তাহলে নেসেসারির মধ্যে ওটা হয় তো বানাতে পারলে ভালো হয় আর যদি এক্সামে মেনশন করে দিলে তো অবশ্যই বানাতে হবে আর যদি মেনশন না করে তাহলে বানাতে হবে না আমাকে এখানে তো আমাদের এখানে লেজার গুলো মেনশন করেনি বলেছিল নেসেসারি লেজার সেই জন্য আমি যে কটা নেসেসারি মনে হলো মোটামুটি আসতে পারে আমি করলাম এবারে যদি মেনশন করে দেয় যে শুধু কনসাইনমেंट করো তখন ওগুলো করার দরকার নেই। अच्छा ये वाला देखो सेम क्वेश्चन है अभी अभी हम लोगों ने जो किया यहाँ पर सिर्फ क्या करना है सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइन यहाँ पर हमें कंसाइनी के बुक्स में एंट्री करना है वही वाला क्वेश्चन है यही वाला ठीक है तो कर लेते हैं देखो यही सेम क्वेश्चन है अभी हम लोग किसके बुक्स में एंट्री करेंगे कंसाइनी यानी वाई इन द बुक्स ऑफ वाई के बुक्स में एंट्री करने बोला है अभी हम लोगों ने कंसाइनर यानी एक्स के बुक्स में एंट्री किया था ठीक है तो वाई का क्या एंट्री हो जाएगा सबसे पहले वाई गुड्स रिसीव करेगा 3 जुलाई को ठीक है तो वाई गुड्स रिसीव करेगा 3 जुलाई को तो क्या एंट्री होगा गुड्स रिसीव करने से एंट्री क्या होगा अच्छा 3 जुलाई को गुड्स रिसीव करने के पहले उसने बिल एक्सेप्ट किया है उसके बाद गुड्स रिसीव हुआ है ठीक है उसके बाद गुड्स रिसीव हुआ है पहले बिल्स एक्सेप्ट किया है तो बिल्स एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होगा जैसे वो बिल्स ड्रॉ किया था ये एक्सेप्ट किया तो इसका लाइबिलिटी बढ़ गया बिल एक्सेप्ट करने से लाइबिलिटी बढ़ जाता है तो 2BP लाइबिलिटी जितना बढ़ेगा क्रेडिट होगा और किसकी वजह से बढ़ा एक्स ठीक है तो ऐसे हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट लाइबिलिटी किसके तरफ से बढ़ा एक्स के लिए ठीक है तो 2BP एक्स अकाउंट डेबिट 2BP ठीक है बिल्स पेबल का एंट्री ऐसे ही होता है ना देखो बिल्स पेबल का एंट्री क्या होता है बिल्स पेबल नॉर्मली क्या होता है यहाँ तो कंसाइनमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए होना है बिल्स का कंसेप्ट तब आता है जब हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं और क्रेडिट पीरियड ज्यादा मांगते हैं सेलर से तब सेलर हमें बोलता है ठीक है हम क्रेडिट पीरियड आपको ज्यादा देंगे मतलब 2-3 महीने बाद पेमेंट कर सकते हैं लेकिन आप एक प्रूफ के लिए बिल्स ड्रॉ कर लीजिए तो फिर क्या होता है जैसे क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है डेटर टू सेल अब बिल्स ड्रॉ हो जाने से क्या होता है बिल्स रिसीवेबल टू डेटर हो जाता है ठीक है और बिल्स पेबल वाले का क्या होता है जो परचेसर है वो बोलेगा मैंने क्रेडिट पे परचेज किया तो परचेज टू क्रेडिटर और जब बिल्स एक्सेप्ट करता है तब एंट्री होता है क्रेडिटर टू बीपी तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर टू बीपी वही कंसेप्ट में आया ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा पहले बिल एक्सेप्ट कर लिया 30,000 अच्छा उसके बाद उसके पास स्टॉक आके पहुंचा और उसने खर्चा करना स्टार्ट किया 2,500 और 300 2,800 तो अभी हम लोग किसके हिसाब से कर रहे हैं वाई के हिसाब से कर रहे हैं तो वाई के पॉकेट से पैसा गया तो टू बैंक कितना 2,800 कैसे आया 2,000 फ्रेट का था 500 एक गोडाउन रेंट था और 300 शायद इंश्योरेंस था ठीक है पैसा गया वाई एंट्री कर रहा है तो वाई के पॉकेट से पैसा गया ठीक है अब वाई क्या करेगा किससे रिकवर करेगा खुद का खर्चा होता तो खर्चे का नाम लिख लेता अगर मान लो वाई का खुद का खर्चा होता तो वाई क्या बोलता फ्रेट एंड कार्टेज डेबिट गोडाउन रेंट डेबिट इंश्योरेंस डेबिट टू कैश ये बोल देता या टू बैंक लेकिन ये वाई का खर्चा नहीं है ये एक्स के बिहाफ में वाई कर रहा है अब वो कंसाइनमेंट भी नहीं लिख सकता है क्यों क्योंकि उसका बिजनेस नहीं है कंसाइनमेंट का वो तो एक एजेंट है वो क्या बोलेगा ये खर्चा मैंने एक्स के लिए किया तो एक्स से ही लेंगे पैसा तो यहाँ पर लिख देता है एक्स अकाउंट डेबिट एक्स को डेटर बना मतलब डेटर मतलब क्या कस्टमर नहीं डेटर मतलब जो रिसीवेबल है जिससे पैसा मिलेगा तो एक्स से 2,800 मिलेगा ठीक है ये हो जाएगा अच्छा उसके बाद 6 अक्टूबर ठीक है जो हम लोग का बिल्स रिलीज का डेट है उस दिन एक्स वाई क्या करेगा वाई अपना बिल्स पेबल पे कर देगा तो बिल्स पेबल उसका कैंसिल हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा तो मैंने बैंक यूज किया है हर जगह तो हम बैंक के लिख देते हैं तो ये हो गया उसने पैसा दे दिया किसको एक्स को ठीक है अच्छा उसके बाद उसने गुड्स बेच दिए 31 दिसंबर 19 को गुड्स बेच दिए 55,000 में ठीक है अब वो क्या एंट्री करेगा वो एंट्री इस तरह से करेगा अगर मान लो उसने क्रेडिट सेल किया है देखो क्रेडिट सेल तो कुछ किया होगा क्योंकि 600 जो है
वो इंस्टॉलमेंट तभी हो सकता है अगर क्रेडिट सेल किया है, लेकिन पूरा क्रेडिट सेल किया है ऐसा नहीं बोला है, या फिर कैश सेल किया है ऐसा भी नहीं बोला है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेटर अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो या फिर कैश बैंक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो अगर हम लोग ये मानते हैं कि पूरा का पूरा सेल जो है वो कैश सेल है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 55,000 टू क्या हो जाएगा। देखो पहले ये समझो कि सेल करने से एंट्री क्या होता है। सेल करने से नॉर्मली एंट्री होता है कैश टू सेल्स या बैंक टू सेल्स या फिर डेटर टू सेल अगर क्रेडिट सेल होगा। अब ये सेल तो इसका है ही नहीं, ये तो किसी के बिहाफ में कर रहा है, तो ये टू सेल्स को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और टू कंसाइनमेंट भी नहीं करेगा क्योंकि इसका कंसाइनमेंट बिजनेस नहीं। ये बोलेगा दूसरे का पैसा मेरे पास है क्योंकि हम कमीशन एजेंट है, मुझे मेरा कमीशन से मतलब है, ये पैसा तो दूसरा का है, मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो किसको रिटर्न करना पड़ेगा, जिसको करना पड़ेगा वो इसका लाइबिलिटी हो गया, यानी क्रेडिटर एक्स को रिटर्न करना पड़ेगा 55,000, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, देखो 31 दिसंबर 19 ये अपना कमीशन लेगा, तो कमीशन का एंट्री क्या करेगा। देखो कमीशन मिलने से कैश टू कमीशन हो सकता है, बैंक टू कमीशन हो सकता है, कोई भी। तो यहाँ पर टू कमीशन तो होगा, ठीक है, टू कमीशन होगा। और यहाँ पर 5500 कमीशन का वैल्यू, लेकिन लिखेंगे क्या, एक से मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है ना, तो एक से अकाउंट डेबिट, क्योंकि डायरेक्टली कमीशन का पैसा नहीं भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है, एडजस्ट करके कि तुम्हारा सेल का पैसा मेरे पास है, हम अपना खर्चा किया हुआ पैसा कट कर लेते, उसके बाद आपको भेज देंगे, ठीक है। मतलब नेट करके भेज दिया जाता है, इसीलिए X2 कमीशन लिखा है मैंने। अच्छा इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 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 कस्टमर है जो कि इंसॉल्वेंट हुआ है, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, उसके लिए एंट्री होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। क्यों, देखो ऐसा एंट्री होगा, नॉर्मली बैड डेट होने से एंट्री क्या होता है, बैड डेट टू डेटर, ठीक है। अब बैड डेट ये क्यों लिखे, क्योंकि ये अपने बुक्स में बैड डेट क्यों रिकॉर्ड करे, क्योंकि ये इसका बैड डेट नहीं है, किसका है, एक्स का है, तो इसीलिए उसने एक्स को डेबिट कर दिया टू डेटर। कितना, 600 रुपीज, ठीक है, 600 रुपीज से ये बैड डेट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक तो लिखेंगे, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक तो ये रिकॉर्ड करेगा कंसाइनर, क्योंकि इसके पास तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं रहेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक भेज सकता है, तो उसका एंट्री का हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला एंट्री हमें करना पड़ेगा, ये जो 16,100 मैंने दिखाया, 16,100 क्या हुआ, कंसाइनर को मिलेगा कंसाइनी से, यानी कंसाइनी को कंसाइनर को देना पड़ेगा 16,100, तो ये पे करेगा, ठीक है, ये पे कर देगा 16,100, किसको पे करेगा, एक्स को पे करेगा, तो एक्स अकाउंट डेबिट 16,100। ये हम लोग बिना लेजर किए भी कर सकते हैं। देखो अगर तुम लोग चाहो तो नॉर्मल सेल्स लगा के भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर एक्स एक्स को यहाँ पर डेबिट किया गया है कितने से, 30,000 से, ठीक है। यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, एक्स का, ठीक है, यहाँ पर डेबिट लिख लेते हैं, यहाँ पर क्रेडिट लिख लेते हैं। देखो एक्स का डेबिट कितना है, 30,000। अच्छा फिर देखो एक्स डेबिट कितना हुआ है, 2800। फिर देखो यहाँ पर एक्स क्रेडिट हुआ है 55,000। अच्छा फिर देखो एक्स डेबिट हुआ है 5500। अच्छा फिर एक्स डेबिट हुआ है 600। फिर एक्स डेबिट, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो तो मैंने लेजर से लिखा, ये हम लोग बिना लेजर के भी ये अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, टोटल डेबिट कैलकुलेट करो, 30,000 प्लस 2800 प्लस 5500 प्लस 600, तो ये हो गया 38,900 और यहाँ पर 55,000। तो ये अगर नेट करोगे, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, नेट करो माइनस 55,000 कर लेते हैं, तो 16,100 ही आता है, और वो क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब एक्स को पे करना पड़ेगा वाई को, तो क्या हो जाएगा, पे करने से टू बैंक, ठीक है, अब पे करने से लाइबिलिटी खत्म, तो एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है, एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और वही हम लोगों ने लेजर में भी देखा कि उसी तरह से ही हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने सेम क्वेश्चन में क्या किया, कंसाइनर का बुक्स बनाया, कंसाइनी का बुक्स बनाया, बट यहाँ पर हमें लेजर करने नहीं बोला था इलस्ट्रेशन 2 में, तो इसलिए हम लोगों ने लेजर नहीं किया, ठीक है, इसमें लेजर हम लोगों ने नहीं किया। अच्छा तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, अगर लेजर चाहो तो कर सकते हो अपने लिए, बट जरूरी नहीं है, हमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा वहां पर हम लोग लेजर जो है चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आ गया है इलास्ट्रेशन 3,
अच्छा, ये काफी बड़ा है क्वेश्चन, अभी तो कंप्लीट नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम इलास्ट्रेशन, ये पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। तुम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन एज ए होमवर्क कर सकते हो। होमवर्क में तुम लोगों को कुछ जर्नल नहीं मिलेगा, सारा लेजर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि लेजर ही आता है। हम बता देते हैं, इलास्ट्रेशन 5 ट्राई कर सकते हो, 5 और 6, ठीक है, ये दो तुम लोग होमवर्क में देख सकते हो रहा है। इलास्ट्रेशन 5, 6 और 7 ये सेम टाइप ऑफ है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 5, 6, 7 ये तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। अच्छा, 3 भी तो कर सकते हो, मैंने 3 नहीं लिखा, एक सेकंड देख लेते हैं 3 भी होगा भी नहीं। 3 नहीं होगा, ठीक है, 3 मत करो, क्योंकि 3 का कंसेप्ट ना अलग, नहीं 3 होगा, सॉरी 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 मत ट्राई करो, ठीक है, 4 अलग कंसेप्ट का है। 3 करना है, 3, 5 और 6 और 7 अगर होता है तो ये 4 होमवर्क तुम लोग करके देख सकते हो। हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आज एटलीस्ट इतना ही करते हैं। मैम